कर सकते हैं। ठीक है, मेरा दिया गया नंबर जो है आपको जो है स्क्रीन पे यहां दिखाई देता होगा। हमारा नंबर यहां पे स्क्रीन पे दिया हुआ है। आप क्रैश कोर्स के लिए हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आपको पहले बता देते हैं कि बस एक दिन और, कल भर ही केवल एक क्लास और आपको हम ये ऑब्जेक्ट क्या कहते हैं, ये जो एग्जाम प्रिपरेशन का जो लाइव है वो पब्लिक रखेंगे, जो हर कोई देख सकता है। उसके बाद हम इस वीडियो को पब्लिक रखेंगे, उसके बाद है ना, उसके बाद प्राइवेट रखेंगे, उसके बाद वही बच्चे देख पाएंगे जिनको हम भैया ग्रुप में लिंक भेजेंगे। उसका अपना अलग ग्रुप बना के हमने रखा हुआ है। ठीक है, तो चलिए भाई साहब, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। आप इसके लिए हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, है ना। क्रैश कोर्स का क्या फी लगेगा नहीं लगेगा, इसके लिए आप हमें इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। क्रैश कोर्स का फी क्या लगेगा, उसके लिए कितना पेमेंट करना होगा, कैसे पेमेंट करना होगा, ठीक है ना, सारा बात आपको यहां पर मिल जाएगा। आप हमें इस नंबर पे व्हाट्सअप करेंगे, आपको मिल जाएगा। आपको कल भर ही, आपको बस एक दिन और ही पब्लिक दिया जाएगा, उसके बाद वीडियो उसी को मिलेगा जो हमें पेमेंट किया होगा। ठीक है भाई साहब, चलिए तो चलिए भाई मेरे शुरू करते हैं आज का क्रैश कोर्स का पहला क्वेश्चन। तो आज का पहला क्वेश्चन क्या भैया, तो आज का पहला क्वेश्चन है वाष्प दाब को प्रभावित करने वाले कारकों की व्याख्या करें। आज का पहला क्वेश्चन क्या भैया, तो आज का पहला क्वेश्चन है वाष्प दाब को प्रभावित करने वाले कारकों की चर्चा करें। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एक्सप्लेन फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपर प्रेशर। वाष्प दाब को प्रभावित करने वाले कारकों की व्याख्या करें। तो भाई साहब, वाष्प दाब को प्रभावित करने वाला कारक को पढ़ने के लिए आपको सबसे पहले वाष्प दाब क्या होता है यह समझना जरूरी है। ठीक है, आपको सबसे पहले वाष्प दाब क्या होता है भाई साहब यह समझना जरूरी है। तो वाष्प दाब क्या होता है कल आपको हमने बताया था। चलिए भैया एक बार और बैक मार देते हैं। वाष्प दाब होता क्या है भैया समझिएगा। सपोज करिए कि हमारे पास एक वाष्पशील द्रव है। मान लीजिए हमारे पास एक वाष्पशील द्रव है, इंग्लिश में बोले तो वोलेटाइल लिक्विड है। मान लेते हैं हमारे पास एक वाष्पशील द्रव है। वाष्पशील द्रव मतलब ऐसा द्रव जो वाष्प बन सके, ऐसा द्रव जो वाष्प यानी वेपर बन सके, उसी द्रव को यानी उसी लिक्विड को बोला जाता है वाष्पशील द्रव। क्लियर भाई साहब। तो मान लेते हैं हमारे पास एक वाष्पशील द्रव है, इसको हमने क्या किया, गरमाया। इसको हमने क्या किया, गरमाया। गरमाया बोले तो हीट किया। इसको हमने गरमाया तो हमको पता है भैया अगर ये द्रव वाष्पशील है यानी वोलेटाइल है, तो इसको गरमाएंगे तो पक्का इसका क्या होगा बोलिए, पक्का इसका वाष्पीकरण होगा। वाष्पीकरण होगा बोले तो वेपराइजेशन होगा, यानी इसका मॉलिक्यूल्स जो है, ये वाष्पशील द्रव का जो मॉलिक्यूल्स है ये क्या बनेगा बोलिए, वाष्प बनेगा। और वाष्प बन के ये कहां चला जाएगा, तो वाष्प बन के ये चला जाएगा कहां पर, वायुमंडल में। वाष्प बन के कहां चल जाएगा, वायुमंडल में। लेकिन अगर भैया हम देंगे बर्तनवा को बंद करके, अगर हम देंगे बर्तन को बंद करके, अगर बर्तन बंद कर दिए, अगर हम एक बर्तन में वाष्पशील द्रव लिए और उस बर्तन को ढक दिए और उसको गरमा रहे, तो क्या इसका वाष्पीकरण नहीं होगा, होगा। वाष्पशील द्रव है तो भैया गरमाएंगे तो वाष्पीकरण तो उसका होगा। लेकिन अब ये जो वाष्प बनेगा भाई साहब, ये वाष्प जो है वायुमंडल में जा नहीं पाएगा। क्यों, क्योंकि ढक्कन तो बंद है, वाष्प भैया वायुमंडल में जाएगा कैसे। तो इस कंडीशन पे भैया होता क्या है, तो ये वाष्प का शुरू हो जाता है क्या होना, ये वाष्प का शुरू हो जाता है संघनन होना। संघनन बोले तो कंडेंसेशन। ये वाष्प का क्या होने लगता है, संघनन होने लगता है। यानी ये जो वाष्प है ना, ये जो वाष्प है ये फिर से द्रव होकर के भैया नीचे आने लगता है। तो जब ये वाष्प वापस से संघनित होकर के नीचे आएगा, तो जब ये नीचे आएगा तो भैया द्रव के सतह पे यानी लिक्विड के सरफेस पे कुछ तो दाब लगाएगा। तो इसी दाब को बोला जाता है वाष्प दाब। इसी दाब को बोला जाता है वाष्प दाब, जिसका चर्चा हमने पिछले क्लास में किया था
कि वाष्प दाब क्या होता है, तो किसी वाष्पशील द्रव के वाष्प के द्वारा किसी वाष्पशील द्रव के वाष्प के द्वारा द्रव के सतह पर लगाए गए दाब को वाष्प दाब कहा जाता है। क्लियर? क्या बोले? किसी वाष्पशील द्रव के वाष्प के द्वारा द्रव के सतह पर लगाए गए दाब को वाष्प दाब कहा जाता है। क्लियर है? जो कल हम समझा भी दिए थे। तो आज हम लोग बात क्या करेंगे भैया, तो वाष्प दाब क्या ये तो जान गए, और आज हम लोग बात करेंगे वाष्प दाब को प्रभावित करने वाले कारक का। आज हम लोग बात करेंगे वाष्प दाब को प्रभावित करने वाले कारक का। तो ऐसे तो वाष्प दाब को प्रभावित करने वाला बहुत सारा कारक है, बट ये रिवीजन और क्रैश कोर्स का बैच है, इसलिए हम लोग जो है सभी कारकों पे चर्चा नहीं करेंगे, उसके मुख्य कारकों का हम चर्चा करेंगे। तो वाष्प दाब को यानी वेपर प्रेशर को प्रभावित करने वाले बहुत सारे कारक हैं, है ना। वाष्प दाब को प्रभावित करने वाले बहुत सारा कारक है, लेकिन उसमें से हम लोग कुछ महत्वपूर्ण, कुछ इंपॉर्टेंट कारकों की चर्चा करेंगे। वो कारक क्या क्या भैया, तो वाष्प दाब को प्रभावित करने वाला कारक में सबसे पहला कारक जो हम पढ़ेंगे भैया, है ना, ध्यान दीजिए। वाष्प दाब को प्रभावित करने वाले यूं तो बहुत सारे कारक हैं, दया मर्दे खोटा पिपड़ी को भी लिखने का मन करता है। चलिए, तो वाष्प दाब को प्रभावित करने वाले यूं तो भैया बहुत सारे कारक हैं, लेकिन हम लोग सारे कारकों की चर्चा नहीं करेंगे, उसमें से कुछ महत्वपूर्ण कारकों की हम चर्चा करेंगे, जिसमें से सबसे पहला महत्वपूर्ण कारक जो है वो है तापमान। वो क्या भैया? तापमान। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? तापमान। इंग्लिश में बोला जाता है टेम्परेचर। इंग्लिश में क्या बोला जाता है? टेम्परेचर। तो चलिए देखते हैं कि तापमान जो है यानी टेम्परेचर जो है ये आखिर वाष्प दाब को किस तरह से प्रभावित करता है। तो भाई साहब आपको बता दें कि तापमान बढ़ाने से ध्यान दीजिएगा, ताप बढ़ाने से वाष्प दाब का जो मान है, ताप बढ़ाने से वाष्प दाब का मान क्या हो जाता है? बढ़ जाता है ना। ताप बढ़ाने से वाष्प दाब का मान क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। बोले क्यों सर? है ना, ताप बढ़ाने से वाष्प दाब क्या होता है? बढ़ जाता है। बोले क्यों सर? तो फिर से बोलिए भैया, वाष्प दाब क्या है? तो वाष्प दाब क्या है भाई? बोलिए, किसी वाष्पशील द्रव के अगर आपके पास कोई वाष्पशील द्रव है, इसको गरमाएंगे यानी हीट करेंगे, तो गारंटी भैया जब इसको हीट करेंगे तो इसका क्या होगा? तो जब इसको हीट करेंगे तो इसका होगा वाष्पीकरण। इसका क्या होगा? वाष्पीकरण। यानी कि इसका मॉलिक्यूल्स जो है, इसका मॉलिक्यूल्स क्या बनेगा? वाष्प बनेगा। लेकिन अगर हम बर्तनवा को बंद कर दिए तो ये वाष्प तो भैया बाहर जा नहीं पाएगा। इसका क्या होना शुरू हो जाएगा? तो इसका शुरू होना हो जाएगा संघनन। इसका संघनन यानी कंडेंसेशन होना शुरू हो जाएगा। इसका मतलब ये वाष्प फिर से पानी बन के टपकेगा। तो जब ये भैया नीचे टपकेगा, जब ये वापस से संघनित होकर के नीचे आएगा, तो गारंटी भैया ये द्रव के सतह पर कुछ ना कुछ दाब लगाएगा। इसी दाब को बोला जाता था वाष्प दाब। इसी दाब को बोला जाता था क्या भैया? इसी दाब को बोला जाता है वाष्प दाब। इंग्लिश में क्या बोलते हैं भाई? वेपर प्रेशर। तो वाष्प दाब को प्रभावित करने वाला कारक में पहला कारक का हम बात कर रहे हैं, कौन सी? तापमान। तो हमने क्या बोला कि ताप बढ़ाने से वाष्प दाब का मान क्या होगा? बढ़ेगा। मतलब अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वेपर प्रेशर भी क्या होगा? बढ़ेगा। बोले ऐसा क्यों सर? क्योंकि भैया अगर हम ताप बढ़ाएंगे, जितना ज्यादा टेम्परेचर देंगे उतना ज्यादा वाष्प बनेगा। अगर भैया हम तापमान को बढ़ाएंगे, टेम्परेचर बढ़ाएंगे, तो वाष्प बनने का दर बढ़ेगा। जितना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाएंगे, वाष्प बनने का दर उतना क्या होगा? बढ़ेगा। टेम्परेचर जितना ज्यादा देंगे उतना जल्दी वाष्प बनेगा, उतना ज्यादा मात्रा में वाष्प बनेगा। और भैया जितना ज्यादा वाष्प बनेगा उतने ज्यादा ना वाष्प का दाब लगेगा। बोलिए, अगर 10 गो वाष्प बनेगा तो 10 गो वाष्प का दाब लगेगा। 50 गो वाष्प बनेगा तो 50 गो वाष्प दाब लगाएगा। भैया जितना ज्यादा वाष्प बनेगा उतने ना ज्यादा वाष्प का दाब लगेगा।
यानी कि ताप बढ़ाएंगे, अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वाष्पीकरण का दर बढ़ेगा, वेपराइजेशन का रेट बढ़ेगा। जितना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाएंगे उतना ज्यादा वाष्प यानी उतना ज्यादा वेपर बनेगा, और जितना ज्यादा वाष्प बनेगा उतने ज्यादा क्या लगेगा भैया, वाष्प दाब लगेगा। क्योंकि वाष्प अगर बनेगा तो वाष्प गारंटी करते दाब लगाएगा, क्योंकि वाष्प के द्वारा ही लगा गया है ना, लगाया गया दाब क्या है, वाष्प दाब है। तो जितना ज्यादा मात्रा में वाष्प बनेगा भैया उतना ज्यादा वाष्प दाब लगाएगा, यानी उतना ज्यादा क्या होगा, वाष्प दाब होगा। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि ताप बढ़ाने से वाष्प दाब का मान क्या होता है, बढ़ता है। दैट इज टेम्परेचर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कौन, वेपर प्रेशर। यानी वेपर प्रेशर जो होता है वो टेम्परेचर के क्या होता है भाई साहब, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। हिंदी में बोले तो वाष्प दाब जो होता है तापमान के सीधे क्या होता है भैया, समानुपाती होता है। दैट इज आप ताप बढ़ाओगे तो वाष्प दाब का मान क्या होगा, बढ़ेगा। ताप बढ़ाने से वाष्प दाब का मान क्या होगा, बढ़ेगा। तो ये था भैया वाष्प दाब को प्रभावित करने वाला कारक में पहला कारक, है ना। पहला कारक जो क्या था भैया, बोलिए जी, तापमान। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, टेम्परेचर। इंग्लिश में क्या बोलते हैं भाई साहब, टेम्परेचर। तो ताप बढ़ाने पर वाष्प दाब का मान क्या होगा भैया, बढ़ेगा। अब दूसरा बात करते हैं, दूसरा फैक्टर का हम बात करें, दूसरा फैक्टर है द्रव की प्रकृति। दूसरा फैक्टर क्या है, द्रव की प्रकृति। इंग्लिश में बोला जाता है नेचर ऑफ लिक्विड। इंग्लिश में क्या बोला जाता है, नेचर ऑफ लिक्विड। तो वाष्प दाब को प्रभावित करने वाला अगला कारक का जो हम आज बात करने वाले हैं, वाष्प दाब को प्रभावित करने वाला अगला कारक का जो बात करेंगे वो कारक क्या है भैया, वो कारक है द्रव की प्रकृति। इंग्लिश में बोला जाता है नेचर ऑफ लिक्विड। तो चलिए देखते हैं कि वाष्प दाब जो है वो द्रव के प्रकृति पे यानी नेचर है ना, लिक्विड के नेचर पे कैसे डिपेंड करता है भाई साहब। चलिए इसको समझते हैं। मान लेते हैं आपके पास कोई ऐसा द्रव है, मान लेते हैं आपके पास कोई ऐसा द्रव है जिसमें द्रव और द्रव के मॉलिक्यूल्स के बीच का, जिसमें द्रव और द्रव के मॉलिक्यूल्स के बीच का जो अट्रैक्शन है वो बहुत तगड़ा है। मान लेते हैं आपके पास कोई ऐसा द्रव है जिसमें द्रव और द्रव के मॉलिक्यूल्स के बीच का जो अट्रैक्शन है बहुत तगड़ा है। तो अगर भैया अट्रैक्शन तगड़ा होगा, अगर आपके पास कोई ऐसा द्रव हो यानी ऐसा लिक्विड हो जिसमें मॉलिक्यूल्स के बीच का अट्रैक्शन बहुत तगड़ा हो, तो उसका वाष्प दाब क्या होगा पता है, कम हो जाएगा। उसका वाष्प दाब क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। बोले कैसे सर, बोले कैसे सर, समझिएगा। अगर आपके पास कोई ऐसा द्रव हो जिसमें मॉलिक्यूल्स के बीच का अट्रैक्शन भयानक तगड़ा हो, अट्रैक्शन बहुत तगड़ा हो, तो उसका वाष्प दाब कम होगा। लेकिन अगर मॉलिक्यूल्स के बीच का अट्रैक्शन उतना तगड़ा नहीं हो तो उसका वाष्प दाब का मान क्या होगा पता है, ज्यादा होगा। बोले क्यों सर, बोले क्यों सर, तो चलिए इस क्यों का मतलब समझिए। अगर मान लेते हैं हमारे पास कोई ऐसा द्रव है जिसमें मॉलिक्यूल्स और मॉलिक्यूल्स के बीच का जो अट्रैक्शन है वो बहुत तगड़ा है, तो बताइए अट्रैक्शन जब बहुत तगड़ा है तो क्या वो मॉलिक्यूल्स को जल्दी वाष्प बनने देगा, जल्दी वाष्प बनने देगा नहीं। जैसे भैया इसको गरमाएंगे, जैसे गरमाएंगे ये मॉलिक्यूल्स वाष्प बन के उड़ना चाहेगा, वाष्प बन के उड़ना चाहेगा तो दूसरा वाला मॉलिक्यूल्स पकड़ के बोलेगा किधर चला बे, है ना, किधर चला बे, हमको छोड़ के, एकदम पकड़ के टानेगा, है ना, वाष्प बनने देगा ही नहीं। ठीक है, वाष्प बनने देगा ही नहीं। जैसे गरमाएंगे अगर अट्रैक्शन ज्यादा है तो जल्दी वाष्प बनने देगा नहीं। जैसे भैया है ना, जैसे सरफेस का यानी कि सतह का मॉलिक्यूल वाष्प बनेगा, पहले वाष्प कहाँ का बनेगा बोलिए जी, जब भी गरमाएंगे तो ऐसा थोड़ा ना कि डायरेक्ट नीचे का मॉलिक्यूल पहले वाष्प बनेगा। वाष्प पहले कहाँ का बनेगा बोलिए, पहले सतह का यानी सरफेस का मॉलिक्यूल वाष्प बनेगा, वो जाएगा, उसके बाद उसके नीचे जो अब वो सतह बन जाएगा, अब वहां का मॉलिक्यूल जाएगा। तो भैया जैसे इसको गरमाएंगे सतह का मॉलिक्यूल वाष्प बनने के लिए चाहेगा, तो सतह का मॉलिक्यूल जैसे वाष्प बनना चाहेगा, है ना, यहाँ तो उसका नीचे जो मॉलिक्यूल्स है पकड़ के एकदम टानेगा, कहाँ चलावे, जल्दी उसको वाष्प बनने देगा ही नहीं। वाष्प बनने देगा ही नहीं तो जब भैया वाष्प नहीं बनेगा फिर वाष्प दाब कहाँ से होगा। यानी कि अगर आपके पास कोई द्रव हो जिसमें मॉलिक्यूल्स के बीच का अट्रैक्शन बहुत ज्यादा हो तो उसका वाष्प दाब कम होगा, क्योंकि अट्रैक्शन ज्यादा रहने पर जल्दी वाष्प बनने नहीं देगा। क्लियर है
है ना, समझे भैया। लेकिन अगर अगर आपके पास कोई ऐसा द्रव हो जिसमें मॉलिक्यूल्स के बीच का अट्रैक्शन बहुत कम हो, ज्यादा खतरनाक अट्रैक्शन नहीं हो, अगर आपके पास कोई ऐसा द्रव हो जिसमें मॉलिक्यूल्स के बीच का अट्रैक्शन ज्यादा खतरनाक नहीं हो, थोड़ा बहुत अट्रैक्शन हो, तो उसका वाष्प दाब क्या होगा पता है, ज्यादा होगा। पता है क्यों? क्योंकि भैया अगर मॉलिक्यूल्स के बीच अट्रैक्शन बहुत कम है, अगर मॉलिक्यूल्स के बीच अट्रैक्शन है ये नहीं है, तो जैसे गरमाएंगे भैया, ये उड़ने चलेगा, बोले चले हम तो चले उड़ने, बोले जान भी तुमको कौन पकड़ रहा है ना, टनबे नहीं करेगा। अट्रैक्शन जब है नहीं तो आराम से भैया है ना, आराम से उड़ेगा, वो आराम से वाष्प बनेगा। और जितना ज्यादा वाष्प बनेगा, जितना बढ़िया से वाष्प बनेगा, उतना बढ़िया से वो वाष्प दाब लगाएगा, है ना, जितना ज्यादा वाष्प बनेगा उतना ज्यादा वाष्प का दाब भी लगेगा। इसका मतलब अगर आपके पास कोई ऐसा द्रव हो जिसमें मॉलिक्यूल्स के बीच का अट्रैक्शन, अगर आपके पास कोई ऐसा द्रव हो जिसमें मॉलिक्यूल्स के बीच का अट्रैक्शन ज्यादा हो, तो उसका वाष्प दाब कम होगा, और अगर अट्रैक्शन कम हो तो वाष्प दाब क्या होगा, ज्यादा होगा। क्लियर है? जैसे एग्जांपल के लिए, अगर हमने एक बर्तन में H2O लिया और एक बर्तन में हमने ईथर लिया, तो आपको बता दे भैया H2O में अट्रैक्शन ज्यादा होता है किसके तुलना में, ईथर की तुलना में। क्यों ज्यादा होता है? तो इसके पीछे का वजह भैया हाइड्रोजन बॉन्डिंग, है ना। इसमें जो है H2O में HOH, H के साथ में O रहता है, और H के साथ सुन लीजिएगा, अगर H के साथ या तो F या तो O या तो N रहे, अगर H के साथ या तो F या तो O या तो N रहे, यानी हाइड्रोजन के साथ F O या N यानी फोन रहे, तब ये बनाता है वो कौन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड। तब ये बनाता है कौन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड। अगर हाइड्रोजन के साथ या तो F या O या N रहे तब बनता है हाइड्रोजन बॉन्ड। और आपको 11th क्लास में पढ़ाया गया होगा कि हाइड्रोजन बॉन्ड काफी तगड़ा बॉन्ड होता है, तगड़ा बॉन्ड होता है मतलब उसमें अट्रैक्शन ज्यादा होता है। तो यहाँ H2O में तो H के साथ में कौन है भैया, H2O यानी HOH, तो H के साथ में कौन है, O है, तो पक्का ये क्या बनाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, यानी H2O हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। लेकिन ईथर जो है भैया, ईथर हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना पाएगा, क्योंकि ईथर होता है ROR, ठीक है ना, यहां पर हाइड्रोजन बॉन्ड मिलता नहीं है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यहां पर हाइड्रोजन के साथ में, यहां पर भैया हाइड्रोजन के साथ या तो F या O या N जुड़ा हुआ नहीं है, यानी ये हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता है। और आपको बता दें भैया, जिसमें हाइड्रोजन बॉन्ड होता है वो बॉन्ड तगड़ा होता है, यानी उसमें अट्रैक्शन ज्यादा होता है। तो वाटर में हाइड्रोजन बॉन्ड रोके थे पिछले क्लास में, वहां से बात को आगे बढ़ाते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, वाष्पदाब को प्रभावित करने वाले कारकों की व्याख्या करें। तो वाष्पदाब को प्रभावित करने वाले कारक में से 2 कारक का व्याख्या किए थे माइक खराब होने से पहले, तो 2 मिनट के लिए हल्का सा पहले उसको बता ले, और फिर बात को आगे हम बढ़ाते हैं। तो वाष्पदाब को प्रभावित करने वाले कारक की बात करें भाई साहब, तो सबसे पहले वाष्पदाब होता क्या है वो जानना जरूरी था। तो वाष्पदाब किसको बोले थे, याद है भैया, कि मान लेते हैं हमारे पास एक वाष्पशील पदार्थ है, मान लेते हैं हमारे पास क्या है, मान लेते हैं हमारे पास एक वाष्पशील पदार्थ है जिसको इंग्लिश में बोला जाता है वोलेटाइल सब्सटेंस। मान लेते हैं हमारे पास एक वाष्पशील द्रव है, वाष्पशील द्रव है बोले तो, वाष्पशील द्रव है बोले तो जब हम उसको हीट करेंगे तो उसका क्या होगा, जब हम इसको हीट करेंगे तो उसका वाष्पीकरण होगा, यानी कि वो वाष्प में बदलेगा, यानी इसका मॉलिक्यूल्स जो है, इसका मॉलिक्यूल्स जो है वो वाष्प बनेगा। लेकिन अगर भैया बर्तनवा को हम रख दें बंद, तो बताइए इसका वाष्प जो है, अगर हम बर्तन को बंद रख दें तो बताइए इसका वाष्प बाहर जा पाएगा क्या, नहीं जा पाएगा। वाष्प बाहर जा पाएगा, नहीं जा पाएगा। अब ये क्या करेगा, अब ये भैया वापस से संघनित हो करके, अब ये वापस से संघनित हो करके क्या होगा, अब ये वापस से संघनित हो करके नीचे टपकेगा, है ना, नीचे टपकेगा, यानी वापस से भैया संघनित हो करके, है ना, वाष्प का जो मॉलिक्यूल्स है, ये जो वाष्प का मॉलिक्यूल्स है ये वापस से संघनित हो करके नीचे टपकेगा। तो जब भैया ये वाष्प वापस से नीचे आएगा तो इस द्रव के सतह पे कुछ ना कुछ तो भैया प्रेशर लगाएगा,
है ना। इस द्रव के सतह पे कुछ ना कुछ तो प्रेशर यानी कुछ ना कुछ तो दाब लगाएगा, उसी दाब को ही कहा जाता है भैया, उसी दाब को ही कहा जाता है वाष्प दाब, उसी दाब को कहा जाता है वाष्प दाब। क्या क्लियर है? उसी दाब को कहा गया था वाष्प दाब। तो वाष्प दाब किसको बोला गया था भैया? किसी वाष्पशील द्रव के वाष्प के द्वारा द्रव के सतह पर लगाए गए दाब को ही वाष्प दाब कहा जाता है। इंग्लिश में क्या बोले थे? किसी वोलेटाइल लिक्विड के वेपर के द्वारा लिक्विड के सरफेस पर लगाए गए प्रेशर को वेपर प्रेशर कहा जाता है। तो ये था भाई साहब आपका कौन सी? वाष्प दाब। और अब हम बात कर रहे थे वाष्प दाब को प्रभावित करने वाला कारक, जिसमें आपको पहला कारक के बारे में बता दिया गया था तापमान। तापमान में हम लोग क्या देखे कि ताप बढ़ाने से वाष्प दाब का मान क्या होता है? बढ़ता है। टेम्परेचर बढ़ाने से वेपर प्रेशर का मान बढ़ता है। क्यों? तो पूरा लॉजिक हम बता चुके थे। दूसरा नंबर था आपका द्रव की प्रकृति, इंग्लिश में बोले थे नेचर ऑफ लिक्विड। दूसरा नंबर था, है ना, दूसरा नंबर था भैया द्रव की प्रकृति, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नेचर ऑफ लिक्विड। तो दूसरा था आपका द्रव की प्रकृति यानी नेचर ऑफ लिक्विड। तो बात करें भैया नेचर ऑफ लिक्विड का यानी द्रव के प्रकृति का, तो आपको बताया गया था कि अगर भैया आपके पास ऐसा लिक्विड है जिसमें मॉलिक्यूल्स के बीच का अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, तो भैया जितना ज़्यादा अट्रैक्शन होगा उसका वाष्प दाब उतना ही कम होगा। क्यों? क्योंकि अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है तो भैया उसको उड़ने देगा क्या? नहीं, पकड़ के रख लेगा, उड़ने देगा नहीं, वाष्प बनने देगा नहीं। तो भैया जब वाष्पे नहीं बनेगा तो फिर वो वाष्प दाब कहाँ से लगाएगा? तो जब वाष्पे नहीं बनेगा तो वाष्प दाब जल्दी होगा क्या? नहीं। इसका मतलब अगर आपके पास कोई ऐसा लिक्विड है जिसमें मॉलिक्यूल्स के बीच का अट्रैक्शन ज़्यादा है तो उसका वाष्प दाब का मान क्या होगा भाई साहब? कम होगा। और अगर आपके पास ऐसा लिक्विड है जिसमें मॉलिक्यूल्स के बीच का जो अट्रैक्शन है, वो अट्रैक्शन क्या है भैया? वो अट्रैक्शन बहुत कम है। तो अट्रैक्शन कम होगा तो भैया वाष्प जल्दी बनेगा, और वाष्प जितना जल्दी बनेगा, जितना ज़्यादा वाष्प बनेगा उतने ज़्यादा क्या होगा? वाष्प का दाब भी तो होगा, क्योंकि वाष्प बनेगा तब तो वो दाब लगाएगा भाई, ठीक है ना। यानी कि अगर आपके पास कोई ऐसा लिक्विड है जिसमें मॉलिक्यूल्स के बीच का अट्रैक्शन क्या है? कम है, तो उसका वाष्प दाब का मान क्या होगा? ज़्यादा होगा। ये हो गया था। और अब सबसे मेन कारक का चर्चा करने वाले हैं। तीसरा कारक जो सबसे मेन कारक है वो है भैया आपका पदार्थ की शुद्धता। तीसरा सबसे मेन कारक जो है वो है आपका पदार्थ की शुद्धता। इंग्लिश में बोला जाता है प्योरिटी ऑफ सब्सटेंस। इंग्लिश में क्या बोला जाता है? प्योरिटी ऑफ सब्सटेंस, पदार्थ की शुद्धता। ये सबसे मेन कारक है ना। वाष्प दाब को प्रभावित करने वाला जो तीसरा कारक का आज हम बात करने वाले हैं, ये सबसे मेन कारक है जो है पदार्थ की शुद्धता। इंग्लिश में बोला जाता है प्योरिटी ऑफ कौन सी भैया? सब्सटेंस। इंग्लिश में क्या बोलते हैं भाई साहब? प्योरिटी ऑफ सब्सटेंस, पदार्थ की शुद्धता। चलिए भाई जल्दी आज देखते हैं। बच्चा का संख्या बहुत कम है लाइव जुड़ा हुआ, है ना। आज भैया बहुत कम बच्चा लाइव जुड़ा है, मुश्किल से 30 बच्चा लाइव जुड़ा है ना। बोलिए, इसका मतलब समझ रहे हैं बाबू? इसका मतलब बुझ रहे हैं? इस सब बुतरू भी मैच देख रहा है, ठीक है। इस सब बुतरू भी मैच देख रहा है, क्रिकेट मैच देख रहा है, सब बदमाश सब। सोचिए, मात्र भैया 30 के आसपास लाइव जुड़ा है, तो अब समझ जाइए सब बुतरू सब जो है ना क्रिकेट मैच देख रहा है अभी। बोलिए भाई, आपका एग्जाम नज़दीक है ना। आपका एग्जाम नज़दीक है भाई साहब, और आप जो है एग्जाम नज़दीक है और आप मैच देखोगे तो कैसे होगा? बोलिए, है ना। चलिए भैया, चलिए भाई साहब, चलिए राघव का मैसेज आपको हम रिप्लाई थोड़ा बाद में लास्ट में कर देंगे, ठीक है ना। पहले पढ़ा लेते हैं, आपको हम एडमिन बना कर रख देंगे ताकि आप लिंक ठो भेजते रहें, ठीक है। चलिए भैया ध्यान दीजिए। तो आपको बता दें कि भाई साहब अभी भी बहुत बच्चे ऐसे हैं, सोच के देखिए,
है ना, हर दिन भैया लाइव कम से कम 100 के आसपास रहता है, ठीक है, हर दिन लाइव कम से कम 100 के आसपास रहता है। और आज जो लाइव जुड़ा है, बोलिए आज 30 के आसपास लाइव जुड़ा है भाई, बोलिए 20 से 30 के बीच में लाइव जुड़ा है। तो बोलिए कैसे होगा है, बोलिए भाई साहब, ये सब तरीका है। बोलिए हर रोज जो है 100 के आसपास लाइव जुड़ता है बच्चा, और आज साला 30 तो लाइव नहीं जुड़ पाया है। सब अभी क्रिकेट मैच देख रहा है, इंडिया अफ्रीका के बीच जो मैच चल रहा है, सब क्रिकेट मैच देखने में बिजी है। बोलिए तो ऐसे होगा भाई, कैसे होगा बोलिए। अरे भैया हम भी क्रिकेट लवर हैं, ठीक है, हमको भी क्रिकेट बहुत पसंद है, हमको भी क्रिकेट देखना, क्रिकेट खेलना बहुत पसंद है। लेकिन फिर भी जो है अभी हम क्रिकेट मैच नहीं देख रहे हैं, क्योंकि भैया अभी क्रिकेट से ज़्यादा जरूरी आप लोगों का पढ़ाई है भाई। लेकिन आप लोग क्या कर रहे हैं बोलिए, हर रोज 100 प्लस बच्चा लगातार लाइव जुड़ा रहता है, और आज जो है एकदम 20-30 तो बच्चा लाइव जुड़ा है, 30 है ना, 30 तो 40 तो मुश्किल से लाइव जुड़ा हुआ है। इसका मतलब सब अभी क्रिकेट मैच जो चल रहा है, सब क्रिकेट मैच में बिजी है। ऐसे कैसे होगा भाई साहब बोलिए, आप खुद सोचिए। खाली हम इकलौता मेहनत करेंगे रिजल्ट बन जाएगा है? खाली मेरे इकलौता मेहनत करने से रिजल्ट बन जाएगा भाई साहब बोलिए। अगर हम मेहनत करें और आप मेहनत नहीं करें, और आप उम्मीद करोगे कि हमारा रिजल्ट बहुत बेहतर हो जाएगा, तो भैया होगा नहीं ना होगा। बोलिए एग्ज़ाम नज़दीक है आप लोगों का, और आप लोग क्रिकेट मैच देख रहे हैं अभी, शोभा देता है बाबू बोलिए। थोड़ा सोचिए, खुद से सोचिए। बोलिए हमको भी भैया क्रिकेट का बहुत शौक है। आपको बता दें, हमारा एक शिक्षक मित्र है जो कि हमारे लिए क्रिकेट का टिकट, वो अपने लिए और हमारे लिए है ना, क्रिकेट मैच का जो है टिकट लिया हुआ था। बिलीव ना हो तो आपको हम ग्रुप में जो है ना रिकॉर्डिंग भेज देंगे। मैच खत्म नहीं हुआ है अभी बाबू, मैच चल रहा है, ठीक है, मैच चल रहा है, ठीक है, ध्यान दीजिए। आपको बिलीव ना हो तो भैया आपको बता दें, हम ग्रुप में रिकॉर्डिंग भेज देंगे कि हमारा एक शिक्षक मित्र है जो कि आज रांची गया हुआ है क्रिकेट मैच देखने के लिए। तो 4-5 दिन पहले हमको हमारे वो मित्र ने कहा कि चलिए क्रिकेट मैच देख के आते हैं। तो पता है हम क्या बोले, रिकॉर्डिंग भेज देंगे, बिलीव ना हो देखिएगा। हम क्या बोले पता है कि सर अभी हमको जो है, जब तक बच्चा का एग्ज़ाम नहीं हो जाता है, हमको भैया कुछ नहीं देखना है, ठीक है। जबकि उन्होंने ऐसा बोला भी कि आप तो सर रोज लाइव देवे करते हैं, रेगुलर तो इतना मेहनत करवे करते हैं, आपको देखते हैं एकदम दिन भर पढ़ाते रहते हैं, दिन भर रात भर पढ़ाते रहते हैं। 1-2 दिन के लिए तो चलिए, 1-2 दिन में क्या बिगड़ जाएगा। तो जानते हैं हम क्या बोले उसको, हम बोले भैया हमारे लिए जो है ना 1-2 दिन भी बहुत मायने रखता है। हम 1-2 दिन भी जो है स्टूडेंट के लिए लगाना चाहते हैं, ठीक है ना। हम स्टूडेंट के लिए 1-2 दिन भी बर्बाद नहीं करना चाहते हैं, ठीक है। इतना भैया आप लोग के लिए हम अपने आप को डेडिकेटेड कर चुके हैं, और आप लोग क्रिकेट मैच देख रहे हैं एग्जाम के समय पे। बोलिए कैसा लगता है भाई साहब। और आप बोलोगे रिजल्ट हमारा खराब हो गया, तो ऐसे होगा। हम मेहनत करेंगे, आप नहीं करोगे तो रिजल्ट बन जाएगा भाई साहब, नहीं ना, ठीक है। हमारे साथ आपको भी मेहनत करना होगा तब ना रिजल्ट बनेगा। हम मेहनत करें, अपने करवे नहीं करें तो क्या फ़ायदा है बोलिए। चलिए भाई साहब आगे बढ़ते हैं, चलिए भाई साहब आगे बढ़ते हैं। देखिए चलिए, बहुत दुख लगता है जब बच्चा के पीछे इतना मेहनत करे, बच्चा नहीं पढ़ता है। तो बोलिए बच्चा को अभी एग्जाम में क्या कहते हैं, एग्जाम का टेंशन नहीं है, मैचे दिख रहा है लोग को। चलिए ठीक है, कल भी जानते हैं, कल हम शादी घर गए थे भोज खाने के लिए, तो समय से पहले चले गए थे कि तुरंत आए और तुरंत पढ़ाए, ठीक है। लेकिन वहाँ पर इतना लेट हो गया, वहाँ पे इतना लेट कर दिया गया, ठीक है, क्योंकि और भी टीचर्स आ रहे थे, तो उसी के इंतज़ार में बोले कि सर और सर भी आ रहे हैं तो वेट कर लीजिए सब सर एक साथ। तो बोले चलो भाई सर बहुत आ रहे हैं, लगभग और सर आ रहे हैं तो वेट कर लेते हैं। नहीं तो भैया वहाँ पर बहुत पहले जाके पहुँच गए थे, भोज से पहले जाकर पहुँच गए थे कि हम जाएँ और जल्दी से आ करके भैया आप लोग को पढ़ा सकें। तो प्लीज़ भाई साहब रिक्वेस्ट है आप लोगों से, मेहनत करिए, ठीक है ना। चलिए तो चलिए भैया, तो बात करते हैं कौन सी, वाष्पदाब को प्रभावित करने वाला सबसे मेन कारक जो है कौन सी बोलिए, पदार्थ की शुद्धता। तो वाष्पदाब को प्रभावित करने वाला सबसे मेन कारक जो है वो पदार्थ की शुद्धता, प्योरिटी ऑफ सब्सटेंस। ये क्या भैया समझिएगा, है ना, बहुत मस्त टॉपिक है, समझिए। आपको बता दे भैया, किसी भी शुद्ध पदार्थ का वाष्पदाब
किसी भी शुद्ध पदार्थ यानी प्योर सब्सटेंस का वाष्प दाब जो है हमेशा ज्यादा होता है। किसी भी शुद्ध पदार्थ का वाष्प दाब हमेशा ज्यादा होता है, किससे? उसी पदार्थ के वाष्प दाब से, अगर वो पदार्थ शुद्ध नहीं रहा हो तो। बोले कहने का मतलब सर, कहने का मतलब क्या है समझिएगा, अगर आपके पास कोई पदार्थ शुद्ध है तो उस शुद्ध पदार्थ का वाष्प दाब हमेशा ज्यादा होगा, किससे? जब उसी पदार्थ का वाष्प दाब आप चेक करें विलयन बनने के बाद। विलयन बनने के बाद जब उस पदार्थ का वाष्प दाब को चेक करें तो विलयन में उसका वाष्प दाब से हमेशा ज्यादा निकलेगा शुद्ध पदार्थ के वाष्प दाब का। अब बच्चा बोलेगा सर पूरा क्लियर नहीं हुआ है, ठीक है ना, पूरा क्लियर कट समझाइए सर क्या कहना चाहते हैं। तो समझिए भाई साहब ये क्या कहना चाह रहे हैं, समझिएगा। चलिए इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझाते हैं, आपको एक डायग्राम के थ्रू इसको समझाते हैं, समझिएगा, मजा आएगा। सपोज करिए कि हमारे पास एक पदार्थ है, सपोज करिए हमारे पास एक लिक्विड है ए। सपोज करिए हमारे पास एक लिक्विड है ए, तो बताइए इसमें जितना भी भैया मॉलिक्यूल्स होगा, इसमें जितना भी मॉलिक्यूल्स होगा, चलिए इसमें जितना भी मॉलिक्यूल्स होगा भाई साहब, मान लेते हैं हमारे पास एक लिक्विड है, मान लेते हैं हमारे पास एक लिक्विड है ए, तो बताइए इसमें जितना भी मॉलिक्यूल्स होगा सारा का सारा मॉलिक्यूल्स किसका होगा? बोलिए जी, सारा का सारा मॉलिक्यूल्स किसका होगा? ए का ही होगा। सारा का सारा मॉलिक्यूल्स किसका होगा? ए का होगा। और वाष्प जो बनेगा, वाष्प जो बनेगा वो किसका वाष्प बनेगा? बोलिए ए का ही तो वाष्प बनेगा। कहने का मतलब मान लेते हैं हमारे पास ए के बदले मान लीजिए पानी का मॉलिक्यूल्स, मान लेते हैं हमारे पास पानी है, मान लेते हैं हमारे पास एक लिक्विड है पानी, तो बताइए हमारे पास एक बर्तन में पानी है, तो भैया उसमें जितना भी मॉलिक्यूल्स होगा सारा का सारा मॉलिक्यूल्स तो पानी का ही ना होगा भाई। तो वही बोले ए, मान लेते हैं हमारे पास एक लिक्विड है ए, तो उसमें जितना मॉलिक्यूल्स होगा सब मॉलिक्यूल्स किसका होगा? ए का होगा। ए ए ए ए ए ए और जो वाष्प बनेगा वो किसका वाष्प बनेगा? ए का ही बनेगा। और अगर भैया ये वाष्प बना तो गारंटी है ए का जो वाष्प बना तो ये वाष्प कुछ दाब भी तो लगाएगा, ये वाष्प कुछ दाब भी तो लगाएगा। तो ये वाष्प दाब किसका वाष्प दाब होगा पता है? ये वाष्प दाब किसका वाष्प दाब होगा? ये जो प्रेशर भी लगाएगा तो वो प्रेशर किसका होगा? ए का। वो प्रेशर किसका होगा? ए का। मान लेते हैं भैया हमारे पास एक पदार्थ है, मान लेते हैं हमारे पास एक पदार्थ है, हमारे पास एक लिक्विड है बी, मान लेते हैं हमारे पास एक लिक्विड है बी, तो गारंटी भैया इसमें जितना भी मॉलिक्यूल्स होगा सारा का सारा मॉलिक्यूल्स किसका होगा? बोलिए बी का ही होगा। चलिए बी को थोड़ा सा अलग डिजाइन से बना लेते हैं, ए को ऐसा डिजाइन से बनाए हैं तो बी को थोड़ा सा अलग डिजाइन से बना लेते हैं ताकि आपको ए और बी को पहचानने में तकलीफ ना हो। मान लेते भैया हमारे पास एक लिक्विड है बी, तो गारंटी भैया उसमें जितना भी मॉलिक्यूल्स होगा सब मॉलिक्यूल्स किसका होगा? बी का होगा। और गारंटी भैया यहाँ जितना भी मॉलिक्यूल्स वाष्प बनेगा, यहाँ जितना भी मॉलिक्यूल्स वाष्प बनेगा सारा का सारा मॉलिक्यूल्स किसका बनेगा? बोलिए सारा का सारा वाष्प किसका बनेगा? बी का ही बनेगा। सारा का सारा वाष्प किसका बनेगा? बोलिए भैया बी का ही बनेगा। तो बी का जो वाष्प बनेगा तो भैया वाष्प दाब भी तो लगाएगा, वाष्प दाब भी तो लगाएगा, यानी बी का अपना कुछ ना कुछ वाष्प दाब भी तो होगा। मान लेते हैं इसका प्रेशर, बी का जो वाष्प है ये जो प्रेशर लगाया ये प्रेशर हुआ किसका भैया? बी का, पी बी। लेकिन अभी ये क्या है? बोलिए अभी ये ए शुद्ध है और बी भी क्या है? शुद्ध है। शुद्ध है मतलब अभी इसमें किसी प्रकार का मिलावट नहीं है, अभी ए भी एकदम प्योर है, ए के अलावा कुछ नहीं है, बी भी प्योर है, बी के अलावा कुछ नहीं है, यानी यहाँ जितना भी दाब लगा है वो ए का दाब लगा, यानी शुद्ध रूप में ए का दाब लगा है। तो ये तो प्रेशर ए का है लेकिन शुद्ध है, तो शुद्ध वाला को नॉट लिखता है, याद रखिएगा। शुद्ध पदार्थ के वाष्प दाब को पी नॉट लिखता है, ठीक है ना। तो शुद्ध है, ए शुद्ध है, जिसका वाष्प दाब तो पी ए हुआ, लेकिन शुद्ध है तो क्या लगा दिया? नॉट, यानी ये हुआ पी नॉट ए। ये भी भैया बी का दाब है, ये भैया प्रेशर बी का है तो पी बी लिखे, लेकिन बी शुद्ध है, बी के अलावा कुछ नहीं है, बी पूरा शुद्ध है तो लगा दिए नॉट, यानी ये हुआ पी नॉट बी। यानी कि ये हुआ शुद्ध रूप में ए का वाष्प दाब और ये हुआ शुद्ध रूप में बी का वाष्प दाब।
अब मान लेते भैया हमने दोनों पदार्थ को आपस में क्या किया, मिला दिया। मान लेते भैया हमने दोनों पदार्थ को आपस में क्या किया भाई साहब, मान लेते हमने दोनों पदार्थ को आपस में क्या किया, मिला दिया। अब जैसे दोनों पदार्थ को हम आपस में मिलाए भाई मेरे, ध्यान दीजिएगा, जैसे हम दोनों पदार्थ को आपस में मिलाए तो दोनों पदार्थ को आपस में मिलाने के बाद, ध्यान दीजिएगा, दोनों पदार्थ को जैसे हम आपस में मिलाए भाई मेरे, तो ध्यान दीजिए, जैसे हमने दोनों पदार्थ को आपस में मिलाया तो मिलाने के बाद बताइए खाली ए का वाष्प होगा क्या, बोलिए जी। जैसे दोनों पदार्थ को आपस में हमने मिलाया तो मिलाने के बाद, जैसे दोनों को मिलाए तो मिलाने के बाद भैया इसमें ए का भी मॉलिक्यूल्स होगा, बी का भी मॉलिक्यूल्स होगा, ए का भी मॉलिक्यूल्स होगा, बी का भी मॉलिक्यूल्स होगा, ए का भी मॉलिक्यूल होगा, बी का भी मॉलिक्यूल होगा, है ना, ए का भी मॉलिक्यूल होगा, बी का भी होगा, ए का भी होगा, बी का भी होगा, ए का भी होगा, बी का भी होगा, क्योंकि दोनों को आपस में मिला दिया। यानी अब मिलाने के बाद भैया वाष्प जो है ए का भी बनेगा, बी का भी बनेगा, ए का भी बनेगा, बी का भी बनेगा। क्या समझ में आया? अब जरा बताइए भैया कि अगर हम, ध्यान दीजिए, अगर आपके पास कोई पदार्थ, एक बर्तन में कोई शुद्ध पदार्थ था ए, तो इसमें जितना भी वाष्प बना वो सारा वाष्प किसका बना, बोलिए ए का बना। अगर आपके पास एक बर्तन में शुद्ध पदार्थ है ए, तो इसमें जितना भी वाष्प बना सारा का सारा वाष्प किसका बना, ए का बना। ए के अलावा कुछ है क्या, नहीं। तो अभी ये ए का ही वाष्प बना भैया। अगर मान लेते हैं भैया 4 गो वाष्प बना तो चारों वाष्प किसका है, ए का है। अगर मान लेते हैं भैया 4 गो, अगर मान लेते हैं अगर आपके पास एक बर्तन में, अगर आपके पास एक बर्तन में वो लिक्विड है बी, तो इसमें 4 गो अगर वाष्प बना तो चारों वाष्प किसका बना, बी का ही बना। लेकिन जैसे दोनों को मिला दिए, लेकिन याद रहे कि दोनों को भैया उसी बर्तन में मिलाना है, यानी सरफेस एरिया क्या रहे, कांस्टेंट रहे। अगर भैया दोनों को हम वही है ना, वही बर्तन में जो है ना, वही साइज का बर्तन में दोनों को क्या किए, मिला दिए। अब मिलाने के बाद भैया अब खाली उसमें ए का पार्टिकल तो रहा नहीं, अब उसमें पार्टिकल ए का भी है, पार्टिकल बी का भी है, ए का भी है, बी का भी है। अब भैया दोनों को मिलाने के बाद अगर भैया 4 गो वाष्प बन रहा है ना, अगर अब 4 गो वाष्प बन रहा है तो 2 ठो ए का बन रहा है और 2 ठो बी का बन रहा है। यानी कि जब ए शुद्ध रूप में था तो चारों वाष्प ए का ही था, जब बी है ना, जब बी शुद्ध था तो चारों वाष्प बी का था, तो चारों वाष्प दाब बी का ही वाष्प दाब था। ए जब शुद्ध था तो चारों वाष्प ए का था, तो सफेद दाब ए का ही वाष्प दाब था। लेकिन जब दोनों को आपस में मिला दिए तो अब विलयन जो बन गया, अब ये जो आपका विलयन बन गया, दोनों को मिला दिए तो अब जो आपका ये विलयन बन गया भैया, तो अब जो आपका विलयन बन गया, तो विलयन में अगर 4 गो वाष्प बना भैया तो 2 गो ए का बना, 2 गो बी का बना है। यानी कि जब शुद्ध रूप में ए था, है ना, जब ए शुद्ध था तो शुद्ध में उसका वाष्प दाब ज्यादा था, लेकिन मिलाने के बाद ए का वाष्प दाब क्या हो गया है, कम हो गया है। अब विलयन बनने के बाद ए का जो वाष्प दाब है यानी कि पी ए, वो भैया कम है, किससे बोलिए, पी नॉट ए से क्या है, कम है। यानी पी ए जो है कम है, किससे, पी नॉट ए से। यहां भी भैया जब बी शुद्ध रूप में था तो जितना वाष्प था सब बी का ही था, लेकिन मिलाने के बाद भैया विलयन बनने के बाद खाली बी का वाष्प दाब नहीं है, ए बी दोनों का है। यानी पहले अगर 4 वाष्प बना चारों बी का था, लेकिन अब भैया चारों बी का नहीं, घट गया है। यानी विलयन बनने के बाद जो बी का वाष्प दाब यानी पी बी है वो कम है, किसके सामने, बोलिए पी नॉट बी के सामने, शुद्ध के सामने। तो यही बात बोला गया है कि किसी भी शुद्ध पदार्थ का वाष्प दाब विलयन में उस पदार्थ के वाष्प दाब से, है ना, वाष्प दाब से हमेशा ज्यादा होता है। ठीक है ना। चलिए भैया, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ देखिए भैया, तो ये हुआ आपका, ये हुआ वाष्प दाब को प्रभावित करने वाला कारक। तो वाष्प दाब को प्रभावित करने वाला कारक में हम लोग के ठो कारक पढ़े भाई साहब। तो वाष्प दाब को प्रभावित करने वाला कारक में हम लोग जो है के ठो कारक पढ़े, 3 कारक पढ़े। और एग्जाम में अगर पूछेगा वाष्प दाब से आप क्या समझते हैं, वाष्प दाब को प्रभावित करने वाले कारकों की व्याख्या करें,
तो आप वाष्पदाब का परिभाषा दे करके वाष्पदाब को प्रभावित करने वाला यही 3 कारक का व्याख्या कर दीजिएगा। लेकिन भैया आपको बता दें, वाष्पदाब को प्रभावित करने वाला जो आखिरी कारक पढ़े ना हम लोग, पदार्थ की शुद्धता, यही कारक से भैया आता है, क्या पता है, इसी कारक से भैया आता है राउल्ट का नियम। इसी कारक से आता है किसका नियम? राउल्ट का नियम, जो इस बार के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी से आएगा आपका भैया कौन सी का नियम, ध्यान दीजिएगा, इसी से आपका आने वाला है राउल्ट का नियम, जो कि इस बार के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज का अगला क्वेश्चन आपका है वाष्पशील तथा अवाष्पशील विलय के लिए राउल्ट का नियम लिखें। इंग्लिश में राइट राउल्ट्स लॉ फॉर वोलेटाइल एंड नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। राइट राउल्ट्स लॉ फॉर वोलेटाइल एंड नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। हिंदी में क्या बोलते हैं? वाष्पशील तथा अवाष्पशील विलय के लिए राउल्ट का नियम। तो आपको बता दें भैया, राउल्ट का दो नियम पढ़ना है हम लोग को, ध्यान दीजिएगा। अभी जो आप वाष्पदाब को प्रभावित करने वाला जो कारक पढ़े, फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपर प्रेशर जो पढ़े, तो वाष्पदाब को प्रभावित करने वाला 3 कारक है ना, 3 कारक का हम चर्चा किए। उसी में जो आखिरी कारक है भैया, वही आपका काम देता है किसमें? राउल्ट के नियम में। तो चलिए भाई साहब, अब हम लोग देखने वाले हैं किसका नियम? तो अब हम लोग देखने वाले हैं राउल्ट का नियम। तो राउल्ट भाई साहब ने 1 नहीं 2 नियम दिया था, तो राउल्ट का हम 2 नियम देखेंगे भैया, ध्यान दीजिएगा। तो राउल्ट भाई साहब ने 1 नहीं 2 नियम दिया था। क्या क्या दिया था, ध्यान दीजिएगा। तो राउल्ट भाई साहब ने 1 नहीं 2 नियम दिया था, है ना। क्या क्या? तो राउल्ट का पहला नियम था, पहला नियम था जब विलेय और विलायक, राउल्ट भाई साहब ने जो पहला नियम दिया था, आज हम दोनों नियम को पढ़ेंगे। तो राउल्ट का पहला नियम चलिए पहले पढ़ते हैं। तो राउल्ट का पहला नियम था जब विलेय और विलायक, जब विलेय तथा विलायक दोनों वाष्पशील हो, जब विलेय तथा विलायक दोनों वाष्पशील हो, है ना। इंग्लिश में बोलेंगे व्हेन, इंग्लिश में क्या बोलेंगे? व्हेन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट बोथ आर वोलेटाइल, है ना, बोथ आर वोलेटाइल। व्हेन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट बोथ आर वोलेटाइल। हिंदी में बोलते हैं जब विलेय और विलायक दोनों क्या हो? वाष्पशील हो, है ना। तो राउल्ट का नियम जो हम पढ़ेंगे भैया 2 केस में, सबसे पहला केस में जब विलेय और विलायक दोनों क्या भैया? वाष्पशील हो। तो जब विलेय और विलायक दोनों वाष्पशील हो, तो उसमें राउल्ट का नियम क्या है भैया? चलिए समझते हैं, मजेदार है, समझिएगा। तो अभी आपने वाष्पदाब को प्रभावित करने वाला जो आखिरी कारक देखा, तो उसमें क्या देखा था पता है? क्या देखे थे कि कोई भी शुद्ध पदार्थ का जो वाष्पदाब है, वो विलयन में उस पदार्थ के वाष्पदाब से, किसी भी शुद्ध पदार्थ का जो वाष्पदाब है, विलयन में उसी पदार्थ के वाष्पदाब से हमेशा ज्यादा होता है। लेकिन कितना ज्यादा होता है भैया? ठीक है, कुछ तो मान होता होगा, कितना ज्यादा होता है, इसी बात को बताने वाला आदमी था कौन? बोलिए, राउल्ट, है ना। तो चलिए भैया राउल्ट का नियम देखते हैं। तो राउल्ट का पहला नियम है जब विलेय और विलायक दोनों क्या हो? वाष्पशील हो। मतलब मान लेते हैं भैया, है ना, चलिए कलर को बदल लेते थोड़ा। राउल्ट का पहला नियम जब विलेय और विलायक दोनों क्या हो? वाष्पशील हो। मान लेते हैं भैया, सपोज करिए कि हमारे पास जो है ना, सपोज करिए भाई साहब कि हमारे पास जो है, मान लिया जाए कि हमारे पास एक विलायक है, बोले तो सॉल्वेंट है ए। मान लेते हैं हमारे पास एक विलायक है, बोले तो सॉल्वेंट है ए। तो गारंटी भैया इसमें जितना भी मॉलिक्यूल्स होगा, सारा का सारा मॉलिक्यूल्स किसका होगा? बोलिए जी, सारा का सारा मॉलिक्यूल्स किसका होगा? ए का होगा।
तो गारंटी भैया यहाँ जितना भी वाष्प बनेगा सब वाष्प किसका बनेगा, ए का ही बनेगा, है ना, ध्यान दीजिए, ए का ही बनेगा। तो यहाँ भैया जो भी दाब लगेगा वो किसका दाब लगेगा, ए का, तो वो क्या कहलाएगा, पी नॉट ए। मान लेते हैं हमारे पास एक विलायक है ए जो क्या है, वाष्पशील है, जो क्या है, वाष्पशील है। वाष्पशील है मतलब वाष्प बनाएगा। ध्यान दीजिएगा, राउल्ट का पहला नियम, जब विलायक और विलेय दोनों वाष्पशील है, तो मान लेते हैं भैया हमारे पास एक विलायक है जो वाष्पशील है, बोले तो वोलेटाइल है, और वाष्पशील है तो वाष्प बनाएगा, और वाष्प बनाएगा तो गारंटी उसका कुछ वाष्पदाब भी होगा। तो मान लेते हैं उसका वाष्पदाब है पी नॉट ए। मान लेते हैं भाई साहब, मान लेते हैं कि हमारे पास एक पदार्थ है, मान लेते हैं हमारे पास एक पदार्थ है बी जो हमारा विलेय है, जो हमारा क्या है, विलेय है, बोले तो सॉल्यूट है। मान लेते हैं हमारे पास एक पदार्थ है बी जो हमारा सॉल्यूट है ना, मान लेते हैं सॉल्यूट हमारा है बी, और ये क्या है ना, बी भी क्या है, बोलिए जी, बी भी क्या है, वाष्पशील की अवाष्पशील, तो बोल दिया है कि विलेय और विलायक दोनों क्या है, वाष्पशील है, यानी विलायक भी वाष्पशील है, विलेय भी वाष्पशील है। विलेय भी वाष्पशील है तो गारंटी भैया इसका कुछ ना कुछ वाष्प बनेगा, और वाष्प बनेगा, है ना, विलेय यानी बी भी हमारा वाष्पशील है तो इसका कुछ ना कुछ वाष्प बनेगा, और वाष्प बनेगा तो भैया ये कुछ ना कुछ दाब भी लगाएगा, यानी कि इसका अपना कुछ ना कुछ वाष्प दाब भी होगा, तो इसका वाष्प दाब क्या होगा, पी नॉट बी। लेकिन भैया हम दोनों को क्या किए, मिला दिए। अब दोनों को मिला करके हम बनाए एगो विलयन, अब दोनों को मिला करके हम बनाए एगो विलयन। अब बताइए, दोनों को मिला के जो हम विलयन बनाए, तो विलयन में ए का भी मॉलिक्यूल होगा, बी का भी मॉलिक्यूल होगा, ए का भी मॉलिक्यूल होगा, बी का भी मॉलिक्यूल होगा, है ना, ए का मॉलिक्यूल होगा, बी का मॉलिक्यूल होगा, ए का मॉलिक्यूल होगा, बी का मॉलिक्यूल होगा, यानी वाष्प ए का भी बनेगा, बी का भी बनेगा, ए का भी बनेगा, बी का भी बनेगा। तो ये जो ए का जो वाष्प बना भैया, तो ए का जो वाष्प बना तो उसका भी तो कोई दाब होगा, तो ए का जो वाष्प बन रहा है उसका भी तो कोई दाब होगा। मान लेते हैं इसका वाष्प दाब को पी ए, क्या इसको पी नॉट ए मानेंगे, नहीं, क्या बताइए, अब हम लोग पी ए का वाष्प दाब को पी नॉट ए मानेंगे, नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे, क्योंकि इस बार ए शुद्ध नहीं भैया, शुद्ध था तो नॉट दी, अब शुद्ध थोड़ा नहीं, अब तो मिलावट में ए का वाष्प दाब है, अब शुद्ध थोड़ा ना है, मिलाने के बाद ए का वाष्प दाब का बात हुआ है, शुद्ध ए का वाष्प दाब नहीं है, मिलावट में ए का वाष्प दाब है, तो यहाँ शुद्ध नहीं है तो नॉट लिखेंगे क्या, नहीं लिखेंगे, तो इसका वाष्प दाब हुआ पी ए। और ये जो भैया आपका बी है, मान लेते हैं भैया, मान लेते हैं हमारे, है ना, मान लेते हैं ये जो बी है ये भी तो वाष्पशील है भैया, ये भी तो वाष्पशील है, और ये वाष्पशील है तो गारंटी है बी का वाष्प बनेगा। अब बी का वाष्प बनेगा तो इसका अपना वाष्प दाब भी तो होगा, तो इसका वाष्प दाब क्या लिखेंगे, पी नॉट बी, क्या लिखेंगे, पी नॉट बी, नहीं, इसका वाष्प दाब केवल क्या होगा पता है, इसका वाष्प दाब क्या होगा भैया, पी नॉट बी, नहीं भैया, इसका वाष्प दाब क्या होगा, तो इसका वाष्प दाब होगा भैया कौन सी, इसका वाष्प दाब होगा पी बी। अब बताइए, हम ये तो जान रहे हैं भैया, हम ये तो जान रहे हैं कि ये जो पी ए है, ये जो पी ए है वो पी नॉट ए के सामने क्या है, बोलिए, पी नॉट ए के सामने क्या है, कम है, अभी भी पढ़े। और ये भी जान रहे हैं ये जो पी बी है, ये जो पी बी है ना, ये जो पी बी है ये पी नॉट बी के सामने क्या है, पी नॉट बी के सामने क्या है, कम है। लेकिन एक्यूरेट कितना है भैया, उसी को बताने वाला था कौन, बोलिए, राउल्ट, उसी को बोला गया है राउल्ट का नियम। तो एक्यूरेट कितना है, तो ये बोला भैया, है ना, ये क्या बोला है, तो एक्यूरेट कितना है उसी को बताने के लिए राउल्ट भाई साहब ने नियम दिया है, उसी को बोला गया राउल्ट का नियम। तो ये क्या बोला, इन्होंने बोला कि ये जो पी ए है ना भैया, है ना, ये जो पी ए है वो काई ए, वो काई ए के क्या होता है, समानुपाती होता है। ये जो पी ए है वो काई ए के क्या होता है, समानुपाती होता है, क्या होता है, मोल अंश। और ये जो पी बी है, ये जो पी बी है वो काई बी के क्या होता है, समानुपाती होता है ना। ये जो विलयन में ए का वाष्प दाब, शुद्ध वाला में नहीं, विलयन में जो ए का वाष्प दाब है यानी विलायक का वाष्प दाब, और विलयन में जो बी का वाष्प दाब है यानी विलेय का वाष्प दाब, तो किसी विलयन में ये जो
किसी विलयन में विलायक का जो वाष्प दाब है यानी Pa वो विलायक के मोल अंश के समानुपाती होता है, और विलेय का जो वाष्प दाब है यानी Pb वो विलेय के मोल अंश यानी काय बी के क्या होता है, समानुपाती होता है। और आपको पता है भैया कि जब भी हम समानुपाती चिन्ह हटाते हैं, जब भी हम समानुपाती चिन्ह हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लाते हैं ना, एक कांस्टेंट लाते हैं। तो यहाँ पर कांस्टेंट लाया गया था P नॉट A, तो Pa बराबर हो गया P नॉट A इंटू काई A। अब Pb बराबर यहाँ भी समानुपाती हटा के कांस्टेंट लाया गया होगा, तो यहाँ पर कांस्टेंट लाया गया था P नॉट B, तो Pb बराबर P नॉट B इंटू काई B। बहुत कोई भाषा यहाँ से भी बना लेता है, भाषा चाहे तो यहाँ से भी बना सकता है, क्या पता है, भाषा चाहे तो यहाँ से भी बना सकता है, ठीक है, या फिर यहाँ से भी बना सकता है। राउल्ट का नियम का भाषा यहाँ से भी बन सकता है, यहाँ से भी बन सकता है। क्या यहाँ से अगर भाषा बनाए तो क्या बोलेंगे कि किसी विलयन में उपस्थित, यहाँ से अगर भाषा बनाए तो क्या बोलेंगे, यहाँ से भाषा बनाएंगे तो बोलेंगे किसी विलयन में उपस्थित विलेय का वाष्प दाब या विलायक का वाष्प दाब, किसी विलयन में उपस्थित विलेय का वाष्प दाब या विलायक का वाष्प दाब उसके शुद्ध अवस्था के वाष्प दाब, जैसे कि ये Pa हुआ विलयन में विलायक का वाष्प दाब जो बराबर है शुद्ध विलायक का वाष्प दाब और विलायक का मोल अंश के गुणनफल का। यहां से बोल सकता है कि किसी विलयन में उपस्थित विलेय का वाष्प दाब या विलायक का वाष्प दाब उसके शुद्ध अवस्था के वाष्प दाब और मोल अंश के गुणनफल के बराबर होता है, यहां से बोल सकता है। यह सबसे आसान भाषा यहां से बना सकते हैं भैया, सबसे आसान भाषा यहां से बना सकते हैं क्या, कि किसी विलयन में उपस्थित विलेय या विलायक का वाष्प दाब। गौर करिए Pa आपका क्या है, तो P हुआ प्रेशर दाब किसका, A का, A किसको माने, सॉल्वेंट यानी विलायक को, तो Pa हुआ विलायक का वाष्प दाब। लेकिन विलायक का वाष्प दाब क्या शुद्ध विलायक का वाष्प दाब नहीं, विलयन में विलायक का वाष्प दाब, किसी विलयन में विलायक का वाष्प दाब, और यह हुआ किसी विलयन में विलेय का वाष्प दाब। तो भैया नियम याद रखिएगा, किसी विलयन में नियम याद रखिएगा, क्या नियम याद रखिएगा, क्या नियम याद रखिएगा भैया, राउल्ट का नियम। तो राउल्ट का नियम क्या बोलता है, याद रखिएगा सिर्फ इठो बात, कुंठो बात। अगर आपको राउल्ट का नियम याद रखना है तो राउल्ट का नियम को याद करने के लिए केवल ही बात को याद करिए, कौन सा बात, कि Pa समानुपाती होता है काई A का, Pa समानुपाती होता है काई A का, और Pb समानुपाती होता है काई B का। केवल इसको याद रख लीजिए, राउल्ट का नियम अपने आप हो गया। केवल इसको याद रख लीजिए, केवल इसको याद रखिए, राउल्ट का नियम अपने आप हो गया। क्या याद रखिए कि Pa समानुपाती होता है काय A का और Pb समानुपाती होता है काय B का, है ना। यानी कि Pa क्या है, तो P है आपका प्रेशर वाष्प दाब है किसका, A किसको माने थे, विलायक को, तो Pa है विलायक का वाष्प दाब। लेकिन क्या शुद्ध वाला में नहीं, शुद्ध वाला में माथा पे नॉट लगता, तो याद रखिएगा Pa क्या है, तो Pa है विलयन में विलायक का वाष्प दाब और Pb है विलयन में विलेय का वाष्प दाब। तो विलयन में विलायक का वाष्प दाब विलायक के मोल अंश के समानुपाती है, और विलयन में विलेय का वाष्प दाब विलेय के मोल अंश के समानुपाती है। यानी चाहे विलेय का वाष्प दाब हो चाहे विलायक का वाष्प दाब हो, वो उसके मोल अंश के सीधे क्या होता है, समानुपाती होता है। बस यही तो याद रखिए, यही है राउल्ट का नियम। और भैया जब जब समानुपाती हटाते हैं एक कांस्टेंट लाते हैं, तो यहाँ भी एक कांस्टेंट लाया गया था P नॉट A, तो फॉर्मूला हो गया Pa बराबर P नॉट A इंटू का A, और यहाँ पर हो जाएगा है ना, कांस्टेंट क्या लाया था, यहाँ पर कांस्टेंट लाया था P नॉट B, तो फॉर्मूला हो जाएगा Pb बराबर P नॉट B इंटू का B। जहाँ Pa क्या है तो लिख सकते हैं, जहाँ Pa क्या है बोल देते हैं सारा बात। जहाँ Pa क्या है भैया, तो जहाँ Pa क्या है, P नॉट A क्या है और काय A क्या है सब बता देते हैं। जहाँ Pa है विलयन में विलायक का वाष्प दाब, P नॉट A है शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, और काय A है विलायक का मोल अंश। ठीक है भाई साहब, चलिए इसके बाद जो है अगला, ठीक है ना, चलिए अगला ध्यान दीजिएगा। चलिए भाई साहब आगे बढ़ते हैं। हाँ लेकिन पहले बोल दें, कुछ बच्चे कमेंट में लिख रहे हैं सर ये 11 का है कि 12 का, तो आपको बता दे भैया सुनिएगा, ठीक है,
ये क्लास 12 का है, लेकिन बच्चा बोलेगा सर इसमें 11th लिखा हुआ है। तो भैया आपको बता दें एक बार फिर से हम कि एक्चुअल में इसमें समस्या ये रहता है कि मोबाइल से लाइव नहीं दे रहे होते हम लोग, ठीक है। लैपटॉप से कैमरा जो लाइव आता है ना, तो इसमें एगो ऑपरेटर बैठाना पड़ता है, ठीक है। सामने एगो ऑपरेटर बैठाना पड़ता है, उसी को सब हैंडल करना पड़ता है, ठीक है ना। पर हमारा सहयोगी भैया हमारे सामने नहीं है, इसके लिए बाद में उसको लिख दिया जाता है। इसका रूल क्या होता है आपको बता दें। इसका रूल क्या होता है कि अगर अभी हम 12 का लाइव दे रहे हैं तो 12 का लाइव से पहले हम जिसका लाइव दिए थे, 12 का लाइव से पहले 11 का लाइव दिए थे, तो 11 का जो लाइव दिए थे ना, तो वही तो लिखा हुआ रह जाएगा 12 के समय। और अब इसको हम लिख के रख देंगे 11th, जैसे खत्म हो जाएगा अब इसको लिख के रख देंगे 11th, तो यही 11th लिखा ना है ना, यही अब जो है मतलब अभी जो है 12 का दिए, अब 12 लिख देंगे, है ना। अभी हम इसको 12 लिख देंगे, समझिएगा, अभी 12 लिख देंगे, ठीक है। अभी इससे पहले हम 11th का लाइव आए थे, ठीक है, 11th का लाइव आए थे, तो उस समय लिखना नहीं पड़ा हमको, ऑलरेडी लिखा हुआ आया किसका, तो इससे पहले जिसका आए थे। मतलब आप इसको ऐसा समझिए ना, भूल जाइए ऐसा, अभी मान लेते हैं अब ऐसा भूल जाइए कुछ, है ना। अब इसको ऐसा समझिए कि अभी हम 12 का लाइव दे रहे हैं, लेकिन लिखा हुआ क्या रहा है 11th, है ना। अब इसको हम चेंज कर देंगे और लिख देंगे 12, कुछ देर बाद चेंज कर देंगे, लिख देंगे 12, तो 12 लिखा हुआ रह गया। अब कल जैसे हम 11th का लाइव आएंगे ना, तो यही तो लिखा हुआ उसमें आ जाएगा, 11 के लाइव के समय यही 12 तो लिखा हुआ आ जाएगा, जो आखिरी बार लाइव से पहले, लाइव आने से पहले जो आखिरी बार हम जो लिखे थे वही रह जाता है। अभी इसको चेंज करके 12 लिख देंगे ना, तो यही 12 लिखा हुआ रह जाएगा कल जब 11 का लाइव आएंगे उसमें। फिर उसमें चेंज करके लिख देंगे 11, तो जो 11th लिखा हुआ रह गया, तो फिर उसके बाद 12 का लाइव आ जाएंगे तो 11th ही लिखा हुआ रह जाएगा, फिर उसको चेंज करना पड़ेगा, तुमको बाद में चेंज करना पड़ता है, ठीक है ना। तो इसीलिए हम आपको बोल देते हैं कि कौन 11th है कौन 12 है, ये जानने के लिए आप स्टार्टिंग से देख ले, बीच में नहीं देखे, स्टार्टिंग में देख ले। अगर बीच में जुड़वो किए हैं तो एक बार स्टार्टिंग में पीछे करके देख लीजिए, थंबनेल लगा हुआ रहता है, 11 का है कि 12 का है उसी में दिख जाएगा, ठीक है। बाद में इसको हम लोग चेंज करते हैं, 11th की 12 बाद में चेंज करते हैं, ठीक है। चलिए चलिए भैया, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हुआ राउल्ट का नियम, तो ये राउल्ट का हुआ पहला नियम। तो राउल्ट का नियम याद रहेगा भैया, बोलिए राउल्ट का नियम याद रहेगा। चलिए मिटाते हैं, फिर से बोलिए राउल्ट का नियम याद रहेगा, बोलिए हमारे साथ दोबारा, राउल्ट का नियम याद रहेगा। चलिए तो राउल्ट का नियम क्या है भैया, चलिए बताते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो चलिए राउल्ट का नियम को बताते हैं, ध्यान दीजिए, ठीक है ना। तो चलिए भैया राउल्ट का नियम को बताते हैं। देखिए फिर सुनिएगा, राउल्ट का नियम पूछेंगे बोल दीजिएगा। अगर आपको बोलेगा राउल्ट का नियम लिखें, तो देखिएगा किसका बोला है, वाष्पशील वाला की अवाष्पशील वाला का, वाष्पशील विलेय की अवाष्पशील विलेय। विलायक हमेशा वाष्पशील रहता है, जान दीजिएगा, है ना, विलायक हमेशा वाष्पशील लेते हैं। तो आप देखिएगा कि राउल्ट का नियम जो पूछा है वो वाष्पशील विलेय के लिए पूछा है कि अवाष्पशील विलेय के लिए पूछा है, उसके बाद भैया आप जवाब दीजिएगा। अगर बोलेगा वाष्पशील विलेय के लिए राउल्ट का नियम, है ना, अगर बोला वाष्पशील विलेय के लिए, तो विलायक तो वाष्पशील है, तो विलेय और विलायक दोनों वाष्पशील हो गया, तो उसका नियम दे दीजिएगा। तो उसका नियम देने के लिए लिख दीजिएगा क्या, वाष्पशील विलेय के लिए राउल्ट का नियम बोलिएगा ऐसा, कैसा, Pa समानुपाती काय ए और Pb समानुपाती काय बी, तो बोल दीजिएगा, यही तो भाषा बन जाएगा। क्या है Pa, तो Pa हुआ प्रेशर किसका, A का, बोले तो विलायक का, यानी किसी विलयन में विलायक का वाष्प दाब विलायक के मोल अंश यानी उसके मोल अंश के समानुपाती होता है। और Pb हुआ विलयन में विलेय का वाष्प दाब, तो किसी विलयन में विलेय का वाष्प दाब विलेय के मोल अंश के यानी उसके मोल अंश के समानुपाती होता है। दोनों को मिला के बोले तो किसी विलयन में विलेय का या विलायक का वाष्प दाब उसके मोल अंश के, किसके, तो विलेय का तो विलेय का मोल अंश, विलायक का तो विलायक का मोल अंश के सीधे समानुपाती होता है। बस हो गया। असमानुपाती हटा के कांस्टेंट लिखिएगा। जब जब समानुपाती हटाते कांस्टेंट लाते हैं, तो यहाँ भी कांस्टेंट लाया गया था P नॉट ए, और यहाँ पर कांस्टेंट लाया गया था कुंजी, यहाँ पर कांस्टेंट लाया गया था P नॉट बी। चलिए इतना कर लीजिएगा, कहानी खत्म। तो ये हुआ वाष्पशील विलेय के लिए राउल्ट का नियम। और अब आपको बताते हैं
अवाष्पशील विलेय के लिए राउल्ट का नियम। चलिए अब बताते हैं राउल्ट का नियम का सेकंड केस किसके लिए, अवाष्पशील विलेय के लिए। तो चलिए भैया अब आपको बताते हैं किसके लिए, अवाष्पशील विलेय के लिए राउल्ट का नियम। यानी कि विलेय हमारा अवाष्पशील है। विलेय क्या है भैया, विलेय हमारा अवाष्पशील है, परंतु विलायक क्या बोले, विलायक हर केस में वाष्पशील है ना। तो चलिए हम राउल्ट का नियम देखते हैं, ठीक है ना। राउल्ट का नियम देखते हैं किसके लिए, जब विलेय अवाष्पशील लेकिन विलायक क्या हो, वाष्पशील हो। इंग्लिश में बोले तो जब सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल हो लेकिन सॉल्वेंट वोलेटाइल हो। तो चलिए देखते हैं इस पे राउल्ट का नियम क्या है भैया। चलिए इस पे राउल्ट का नियम देखने का हम लोग प्रयास करते हैं, ध्यान दीजिएगा। चलिए भैया, चलिए तो इसमें राउल्ट का नियम क्या है भैया, ध्यान दीजिए। तो इसमें राउल्ट का नियम क्या है भैया, तो देखिए ये क्या बोल रहा है, इस बार राउल्ट का नियम क्या बोल रहा है भैया, इस बार राउल्ट का नियम क्या बोल रहा है कि जब हमारा क्या बोलिए, इस बार राउल्ट का नियम क्या बोल रहा है, तो इस बार राउल्ट का नियम बोल रहा है कि जब विलेय क्या है ना। इस बार राउल्ट का नियम क्या बोल रहा है भैया, जब विलेय हमारा क्या है, जब विलेय अवाष्पशील है लेकिन विलायक क्या है, वाष्पशील है। मतलब मान लेते हैं हमारे पास एक पदार्थ है, एक द्रव है ए। मान लेते हैं हमारे पास एक द्रव है ए जो कि विलायक है, बोले तो सॉल्वेंट है। तो भैया इसमें जितना मॉलिक्यूल्स होगा सारा का सारा मॉलिक्यूल्स तो ए का ना होगा जी। तो यहाँ जो भी वाष्प बनेगा सब किसका वाष्प बनेगा, ए का वाष्प बनेगा। तो यहाँ जो भी दाब लगेगा वो किसका दाब लगेगा, बोलिए ए का ही दाब लगेगा। लेकिन ए शुद्ध है, ए शुद्ध है तो ये क्या होगा, बोलिए पी नॉट ए। और मान लेते हैं हमारे पास एक विलेय है, मान लेते हैं हमारे पास एक विलेय है बी, मान लेते हैं हमारे पास एक विलेय है जिसको मान लेते हैं हम बी, मान लेते हैं हमारे पास एक विलेय है बी। तो इसमें जितना भी मॉलिक्यूल्स होगा भाई वो सारा मॉलिक्यूल्स किसका होगा, बोलिए वो सारा मॉलिक्यूल्स किसका होगा, बी का होगा। तो बताइए ये सारा मॉलिक्यूल्स किसका होगा, बी का होगा। तो यहाँ जितना भी वाष्प बनेगा सब वाष्प किसका बनेगा, बच्चा बोलेगा बी का बनेगा। लेकिन हम बोलेंगे भैया ये वाष्प बनेगा ही नहीं। बोले क्यों, हम बोलेंगे भैया ये वाष्प बनेगा ही नहीं। बोले क्यों, क्योंकि भैया बोल चुका है साफ साफ कि विलेय क्या है, अवाष्पशील है, यानी विलेय वाष्प बनने वाला नहीं है। तो जब विलेय वाष्प बनेगा ही नहीं तो विलेय का वाष्प दाब होगा क्या, यानी इसका वाष्प दाब नहीं होगा। अब हम दोनों को क्या किए भैया, अब दोनों को मिला करके हम विलयन बना दिए। अब हम दोनों को क्या किए, अब हम दोनों को मिला करके क्या बना दिए, विलयन बना दिए। तो भैया विलयन में विलेय का भी तो पार्टिकल होगा और विलायक का भी होगा, यानी विलयन में ए का भी पार्टिकल होगा, बी का भी होगा, ए का भी होगा, बी का होगा। को बच्चा बोलेगा सर बी का कैसे होगा, बी तो वाष्प नहीं बन रहा है। बोले भाई वाष्प नहीं बन रहा है भाई मेरे, लेकिन दोनों को मिलाए तो विलयन में तो दोनों का कण होगा ना, जिसमें बी का वाष्प नहीं बनेगा, लेकिन दोनों को मिलाए दोनों का कण तो होगा ना भैया। कहने का मतलब जैसे मान लेते ये पानी है तो पानी का वाष्प बन रहा है, मान लेते ये चीनी है, चीनी का वाष्प नहीं बन रहा है, लेकिन पानी और चीनी को मिलाएंगे, पानी और चीनी को मिलाएंगे तो क्या उसमें चीनी का कण नहीं रहेगा, क्या रहेगा, बस चीनी का कण वाष्प नहीं बन पाएगा। अब जैसे भैया ए और बी को मिलाए, तो ए और बी को मिलाए यानी विलयन बनाए, तो विलयन में ए का कण होगा, बी का भी होगा, ए का भी होगा, बी का भी होगा, ए का भी होगा, बी का भी होगा। लेकिन भैया ए का तो वाष्प बनेगा, लेकिन बी का वाष्प बनेगा क्या, नहीं। ए का वाष्प बनेगा लेकिन बी का वाष्प बनेगा क्या, नहीं। यानी यहाँ पर भैया वाष्प किसका बनेगा, ए का बनेगा, लेकिन बी का बनेगा नहीं बनेगा। क्यों, क्योंकि बी यानी विलेय जो है वो क्या है, अवाष्पशील है। बी तो भैया अवाष्पशील है, बोल दिया है, इस बार अवाष्पशील विलेय का बात हो रहा है। तो बताइए विलायक यानी ए तो वाष्प बनाएगा, लेकिन विलेय यानी बी का वाष्प बनेगा नहीं बनेगा। यानी कि भैया
ये आपका क्या होगा बोलिए, यहाँ पर पी ए तो होगा लेकिन पी बी नहीं होगा, और यहाँ पर पी ए ही आपका हो जाएगा पी एस यानी पी सॉल्यूशन। बोले क्यों, यहाँ पर पूरा विलयन का दाब केवल किसका दाब होगा बोलिए, ए का ही दाब होगा। यहाँ पूरा विलयन का दाब किसका दाब होगा, ए का, क्योंकि बी तो वाष्प बन ही नहीं रहा है, तो यहाँ विलयन में केवल ए का वाष्प बन रहा है, बी का वाष्प बन नहीं रहा है, यानी कि यहाँ जो भी दाब लगेगा ए का ही दाब लगेगा, यानी पूरा विलयन का वाष्प दाब उतने होगा जितना ए का वाष्प दाब होगा, यानी इस बार पी ए ही हो जाएगा पी सॉल्यूशन। और आपको यूं पता है, और आपको कुछ देर पहले ये भी पता है कि ये जो पी ए है, अभी कुछ देर पहले ये भी पढ़े हैं कि ये पी ए जो है हमेशा छोटा होता है किससे, पी नॉट ए से। अब आप पी ए को जो है, अब आप पी ए को जो है पी एस भी बोल सकते हैं, पी ए को जो है आप पी एस भी बोल सकते हैं, क्योंकि पूरा सॉल्यूशन का प्रेशर, पूरा सॉल्यूशन का प्रेशर तो एक ही प्रेशर है। यानी हम बोल सकते हैं कि पूरा विलयन का जो वाष्प दाब है वो शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से क्या है, कम है। क्या क्लियर है? यानी कि यहां से क्या क्लियर हुआ पता है, यहां से क्या क्लियर हुआ, यहां से ये क्लियर हुआ भाई साहब, यहां से ये क्लियर हुआ कि जब किसी शुद्ध विलायक में, जब किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलेय को मिला करके विलयन बनाते हैं, जब किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलेय को मिला करके हम क्या बनाते हैं, विलयन बनाते हैं, तो विलयन का वाष्प दाब क्या हो जाता है, घट जाता है। कैसे, तो पूरा लॉजिक से जान रहे हैं आप लोग कि भैया जैसे इसमें अवाष्पशील विलेय मिलाए तो पूरा विलयन का वाष्प दाब कितना रहा, तो जितना ए का वाष्प दाब रहा, क्योंकि बी का वाष्प बन नहीं रहा है, यानी पूरा विलयन का वाष्प दाब ए का वाष्प दाब है। और हम ये पढ़ चुके हैं कुछ देर पहले कि पी ए जो है हमेशा पी नॉट ए से कम होता है, यानी शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से कम है। पी ए यानी विलायक का वाष्प दाब शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से क्या है, कम है। और यहाँ विलायक का वाष्प दाब ही तो पूरा विलयन का वाष्प दाब है, यानी कि जब किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलेय को मिलाते हैं, जब किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलेय को मिलाते हैं तो विलयन का वाष्प दाब क्या हो जाता है, घट जाता है। वाष्प दाब में इस कमी को ही, वाष्प दाब में इसी कमी को कहा जाता है वाष्प दाब का अवनमन। वाष्प दाब में इसी कमी को कहा जाता है वाष्प दाब का अवनमन, जिसको डिनोट किया जाता है डेल्टा पी से, जिसको डिनोट किया जाता है किससे, डेल्टा पी से। यानी आप बोल सकते हैं पता है क्या, कि वाष्प दाब में जो अवनमन है ना भैया, यानी डेल्टा पी जो है ना, वो कितना होगा पता है, डेल्टा पी का फॉर्मूला क्या होगा, डेल्टा पी का फॉर्मूला होगा पी नॉट ए माइनस, डेल्टा पी का फॉर्मूला हो जाएगा पी नॉट ए माइनस पी ए। क्या नहीं होगा, डेल्टा पी का फॉर्मूला होगा पी नॉट ए माइनस पी ए। बोले कैसे सर, बोले कैसे, तो मान लेते भैया इसका वाष्प दाब है 4, मान लेते हैं शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है 4, और विलयन में विलायक का वाष्प दाब है मान लेते हैं 2, तो वाष्प दाब में क्या आया, कमी आया है ना, वाष्प दाब में क्या आया, कमी आया। तो कमी कितना का आया, डेल्टा पी कितना हुआ, तो डेल्टा पी हुआ 2, कैसे निकाले, 4 माइनस 2, यानी पी नॉट ए माइनस पी ए, पी नॉट ए माइनस पी ए, तो डेल्टा पी बराबर हो गया पी नॉट ए माइनस पी ए। क्या क्लियर है? तो यही वाला कहानी भैया, यानी कि यहां से यही तो से अभी आगे बढ़ेगा राउल्ट का सेकंड नियम, यहीं से राउल्ट का सेकंड नियम आगे बढ़ने वाला है, ध्यान दीजिएगा, यहीं से राउल्ट का सेकंड नियम आगे बढ़ने जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। तो यहां से भैया आप कंसेप्ट क्या समझे, यहां से कंसेप्ट क्या समझे भैया, यहां से कंसेप्ट ये समझे कि जब किसी, यहां से कंसेप्ट क्या समझे, तो जब किसी शुद्ध विलायक में, अभी अभी समझे आप लोग, क्या समझे, क्या समझे, अभी अभी समझे हैं कि जब किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलेय को मिलाया जाता है, जब किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील, है ना, जब किसी, है ना, ध्यान दीजिएगा, जब किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलेय को मिलाया जाता है तो विलयन के वाष्प दाब में क्या जाता है, कमी आ जाता है। वाष्प दाब में इस कमी को वाष्प दाब का अवनमन कहा जाता है, जिसे डिनोट किया जाता है डेल्टा पी से। यानी फॉर्मूला हो गया क्या भैया,
फॉर्मूला हो गया वाष्प दाब का अवनमन, वाष्प दाब का अवनमन यानी डेल्टा पी बराबर, वाष्प दाब का अवनमन यानी डेल्टा पी बराबर पी नॉट ए माइनस पी ए। डेल्टा पी बराबर हो गया पी नॉट ए माइनस पी ए। और अभी अभी भैया आपको पढ़ाया गया है, अभी अभी आपको पढ़ाया गया है कि पी ए बराबर होता है पी नॉट ए इंटू का ए, याद है? अभी अभी आपको राउल्ट का नियम पढ़ाया गया है, अभी अभी आपको राउल्ट का नियम पढ़ाया गया है, पी ए बराबर पी नॉट ए इंटू काई ए, पी बी बराबर पी नॉट बी इंटू काई बी, याद है? अभी अभी आपको पढ़ाया गया है, अभी अभी भी आपको पढ़ाया गया है पी ए बराबर पी नॉट ए इंटू काई ए, अब पी बी बराबर पी नॉट बी इंटू काई बी, है ना? अभी अभी पढ़े हैं पी ए बराबर पी नॉट ए इंटू काई, तो डेल्टा पी बराबर पी नॉट ए माइनस पी ए, और पी ए को लिख दिए पी नॉट ए इंटू काई। अब जरा बताइए तो दोनों में कॉमन क्या निकला भैया? तो दोनों में कॉमन निकल गया पी नॉट ए, पी नॉट ए दोनों में कॉमन आ गया, तो बचा क्या बोलिए? पी नॉट ए कॉमन निकला, तो यहाँ बचा 1 और माइनस यहाँ क्या बचा? काई ए। तो पी डेल्टा पी बराबर हो गया पी नॉट ए इंटू 1 माइनस काई ए। और आपको बता दे भैया, आपको बता दे 1 माइनस काई ए बराबर होता है काई बी, 1 माइनस काई ए बराबर होता है काई बी। बोले कैसे सर? तो हम आपको क्लास में प्रूव करवाए हैं काई ए प्लस काई बी बराबर होता है 1, क्लास में प्रूव करवाए हैं काई ए प्लस काई बी बराबर होता है 1। जो बच्चे क्लास नहीं किए हैं तो याद रख लीजिए काई ए प्लस काई बी बराबर होता है 1। काय मतलब मोलंस, ए का मोलंस और बी का मोलंस का जोड़ होता है 1। तो भैया 1 माइनस काय ए, उठो उधर कर दे तो 1 माइनस काय ए बराबर क्या हो जाए? काय बी। तो 1 माइनस काय ए बराबर हो गया काय बी। तो यहाँ से जब इसको इधर ले आए, यहाँ से जब इसको क्या ले आए, यहाँ से जब इसको इधर ले आए तो क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा भैया डेल्टा पी बाय पी नॉट ए बराबर काई बी। अब चाहे तो डेल्टा यही लिख सकते हैं या फिर चाहे तो डेल्टा पी को लिख सकते हैं ऐसा, डेल्टा पी बराबर अभी भी पढ़े थे, डेल्टा पी बराबर पी नॉट ए माइनस पी ए, डेल्टा पी बराबर पी नॉट ए माइनस पी ए बाय पी नॉट ए बराबर काई बी। यहीं से जो भाषा बनेगा यही भाषा है राउल्ट का सेकेंड नियम। यहाँ से क्या भाषा बनेगा तो भैया बता दें कि डेल्टा पी बाय पी नॉट ए, जिसको ये भी लिख सकते हैं डेल्टा पी बाय पी नॉट ए, इसको बोला जाता है वाष्पदाब का आपेक्षिक अवनमन। डेल्टा पी होता है वाष्पदाब का अवनमन और डेल्टा पी बाय पी नॉट ए पूरे को बोलता है वाष्पदाब का अपेक्षिक अवनमन, और काय बी है विलेय का मोलंस। यानी कि वाष्पदाब का आपेक्षिक अवनमन विलेय के मोलंस के बराबर होता है। वाष्पदाब का आपेक्षिक अवनमन विलेय के मोलंस के बराबर होता है। यही है राउल्ट का सेकेंड नियम, यही है राउल्ट का सेकेंड नियम। वाष्पदाब का आपेक्षिक अवनमन विलेय के मोलंस के क्या होता है? बराबर होता है। इंग्लिश मीडियम वाला अब जुड़े हैं, वेट कर रहे थे आप ही लोग का कि कब कमेंट में आएगा इंग्लिश में। बोलिए सर इंग्लिश बोलेंगे। हम जानबूझ के नहीं बोल रहे तभी से, क्योंकि सब मैच देख रहा था। हम जानबूझ करके इंग्लिश में जो है ना नहीं बोल रहे थे, क्योंकि सब मैच देख रहा था, इसलिए हम वेट कर रहे थे कि कब बच्चा का इंग्लिश मीडियम बच्चा जुड़े और कमेंट करे। तभी से नहीं कर रहा था, इसका मतलब सब मैच देख रहा था इंग्लिश में, है ना। इंग्लिश में जो है ना सब जो है मैच देख रहा था। पहले से बोल रहे थे, पहले बोल रहे थे, बीच में रोक दिए थे, ये चेक करने के लिए, ये चेक करने के लिए कि आप लोग जुड़े कि नहीं जुड़े हैं, कि मैच देख रहे हैं। तो चलिए एक बार बोल देते हैं, सुनिएगा, सुनिए बोल देते हैं इंग्लिश में। राइट राउल्ट्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल, वोलेटाइल का बोल चुके थे, नॉन वोलेटाइल का बोल देते हैं, सुनिएगा। तो राउल्ट का लॉ नॉन वोलेटाइल में क्या था? तो सबसे पहले आपको क्या बताया, बोलिए कि जब कोई शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलेय को डालते हैं तो विलयन का वाष्पदाब क्या होता है? घट जाता है। इंग्लिश में बोलेंगे तो when a non-volatile solute is dissolved, when a non-volatile solute is dissolved in a volatile solvent, then vapor pressure of the solution decreases, then the vapor pressure of solution decreases। जब हम किसी प्योर सॉल्वेंट में नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को डिसॉल्व करते हैं तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या हो जाता है? डिक्रीज कर जाता है।
तो वेपर प्रेशर में ये जो डिक्रीजिंग हुआ है इसको बोला जाता है ना, इसको बोला जाता है लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। क्या बोला जाता है? लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, है ना, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ठीक है, जिसको डिनोट किया जाता है डेल्टा पी से। डेल्टा पी बराबर फॉर्मूला पी नॉट ए माइनस पी ए, जिसको आगे आगे बढ़ाते बढ़ाते लास्ट में क्या लाए थे? जिसको आगे बढ़ाते बढ़ाते लास्ट में क्या लाए थे? जिसको आगे बढ़ाते बढ़ाते लास्ट में आए थे डेल्टा पी बाय पी नॉट ए बराबर काई बी, जहां इस पार्ट को बोला जाता है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। जहां ये पूरे पार्ट को बोला जाता है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, RLVP, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। और ये हुआ आपका मोल फ्रैक्शन किसका? तो सॉल्यूट का। यानी कि, है ना, यानी कि हम बोल सकते हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इक्वल होता है सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन का। यही है राउल्ट का नियम, यही है राउल्ट का सेकंड नियम। क्या क्लियर है भाई साहब? चलिए, तो आज का सब्जेक्टिव की बात हो गई खत्म, और अब अगला सेशन में आते हैं हम लोग ऑब्जेक्टिव में। चलिए भैया, सब्जेक्टिव की बात हो गई खत्म, अब आते हैं अगला सेशन में ऑब्जेक्टिव में। ठीक है ना? चलिए, सब्जेक्टिव की बातें हो गई खत्म, अब आते हैं अगले सेशन में जो कि हमारा ऑब्जेक्टिव का सेशन है। ठीक है भैया, चलिए सेशन में जो कि हमारा, तो चलिए भैया अब हम लोग ऑब्जेक्टिव सेशन में आते हैं। बोले भी थे ना आपको, हमने बोला था कि रेगुलर रात को सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों कराएंगे, है ना, कम से कम भैया 3-4 ठो सब्जेक्टिव। अब बच्चा बोलेगा सर 3-4 सब्जेक्टिव आज कहाँ आज 2 ठो हुआ? नहीं भैया, रियल में वो 3 ठो था, क्योंकि दूसरा वाला क्वेश्चन में 2-2 सवाल एक साथ था, है ना। सेकंड वाला राउल्ट का नियम वाला क्वेश्चन में 2 सवाल एक साथ था। तो आपको हम पहले बोल दिए हैं कि हर दिन भैया आपको 3-4 ठो सब्जेक्टिव कराएंगे और 10 ठो ऑब्जेक्टिव कराएंगे। इससे आपकी तैयारी बहुत ज़बरदस्त हो जाएगी। ठीक है, और आपको हम बोल दिए हैं ना, वादा किए हैं तो भैया निभाएंगे। ठीक है ना, 3 राउंड केमिस्ट्री खत्म करके दिखाएंगे। आप कितना करेंगे वो आप जानिए। ठीक है ना, दिसंबर में 1 राउंड करेंगे, फिर जनवरी में 15 दिन के अंदर 1 राउंड करेंगे, अभी 1 महीना में 1 राउंड करेंगे। ठीक है ना, ये सॉल्यूशन और ज़्यादा नहीं, 4 क्लास लेंगे खत्म हो जाएगा। ठीक है ना, फिर ऑब्जेक्टिव अपना रोज 10 ठो करेंगे, रोज 10 ठो करेंगे भैया। अभी जो है ना 2 महीना में 600 क्वेश्चन हो जाएगा ऑब्जेक्टिव, लेकिन आपके पास तो 500 ऑब्जेक्टिव है। 1-2 दिन इधर उधर अगर मिस भी हो जाए शादी ब्याह में, तो अभी भैया आपके पास समय ही समय है। ठीक है ना, चलिए तो चलिए भैया आते हैं आज ऑब्जेक्टिव कलेक्शन की ओर। तो चलिए, आज का पहला ऑब्जेक्टिव जो कि क्वेश्चन नंबर हमारा बुकलेट का क्वेश्चन नंबर 22 का है। आज का पहला ऑब्जेक्टिव जो हमारा बुकलेट का क्वेश्चन नंबर 22 का है। अब बच्चा बोलेगा कि सर क्वेश्चन नंबर 22 से पहले 21 तक का क्वेश्चन सर, तो उसका वीडियो आपके ग्रुप में हमने भेज दिया था। ठीक है, आपको भैया हमने बोल दिया था कि ऑलरेडी हम यूट्यूब पे उसका वीडियो बना के डाले हुए हैं, तो जो चीज़ ऑलरेडी डाले हुए हैं तो उस पर दोबारा मेहनत करके क्या फ़ायदा। ठीक है ना, तो आपको बोले हैं, वीडियो भी ग्रुप में भेजे थे। ठीक है ना, आपके स्पेशल ग्रुप जो बनाए हैं उसमें भेजे थे। ठीक है ना, मिशन वाला ग्रुप में भेजे थे, वीडियो बोले थे देख लो, ऑब्जेक्टिव कर दिए थे 20 के, हमको लगता है 21-22 तक कर दिए थे। तो चलिए भैया स्टार्ट करते हैं आज का ऑब्जेक्टिव कलेक्शन। आज का ऑब्जेक्टिव का पहला ऑब्जेक्टिव जो आपके बुकलेट का क्वेश्चन नंबर 22 है। क्वेश्चन है क्वथनान उन्नयन स्थिरांक की इकाई, यूनिट ऑफ एलिवेशन, है ना, क्या कहते हैं, बॉइलिंग एलिवेशन कांस्टेंट, यूनिट ऑफ बॉइलिंग एलिवेशन कांस्टेंट, क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक की इकाई। तो भैया आपको बता दें, क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक की इकाई होता है केल्विन केजी पर मोल, है ना। याद रखिए, आपको क्लास में हम इसको प्रूव करके बताए हैं, क्लास में इसको प्रूव करके बताए हैं। जो क्लास नहीं पढ़ा है तो याद रखिएगा कि क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक, क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक को डिनोट किया जाता है KB से। याद रखिएगा, 2 चीज़ याद रखिए आप लोग, क्या क्या पता है। एक था आपका क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक, क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक, क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक। एक था आपका कौन सी भैया, एक था आपका क्वथनांक, है ना, उन्नयन, है ना, क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक।
और एक ठो था आपका हिमांक अवनमन स्थिरांक। हिमांक अवनमन स्थिरांक, ध्यान दीजिएगा, हिमांक अवनमन स्थिरांक। एक ठो था आपका क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक जिसको डिनोट करता था केबी से, और एक था हिमांक अवनमन स्थिरांक, है ना, जिसको इंग्लिश में बोलते थे फ्रीजिंग डिप्रेशन कांस्टेंट। फ्रीजिंग डिप्रेशन कांस्टेंट इसको डिनोट करता था के एफ से। और क्लास में आपको पढ़ाया गया था कि के बी हो या के एफ हो, दोनों का यूनिट था केल्विन केजी पर मोल। दोनों का यूनिट था केल्विन केजी पर मोल, है ना भाई। दोनों का यूनिट क्या था? दोनों का यूनिट था केल्विन केजी पर मोल। दोनों का यूनिट क्या था? केल्विन केजी पर मोल। या इसी को लिखता था ऐसा, कैसा, है ना, इसी को लिखता था केल्विन, है ना, केजी पर मोल यानी मोल पर केजी, केल्विन पर मोललता, ऐसा। क्लास में आप लोगों को यह बात बताया जा चुका है प्रूफ के साथ, ठीक है ना। क्लास में आपको यह बात बताया जा चुका है प्रूफ के साथ। लेकिन जो बच्चे क्लास नहीं किए हैं तो ये दोनों बात याद रखिएगा। क्या? क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक और हिमांक अवनमन स्थिरांक, जिसका डिनोट होता है, जिसका रिप्रेजेंट, जिसको डिनोट करते हैं के बी से या के एफ से, इन दोनों का यूनिट होता है केल्विन केजी पर मोल या केल्विन पर मोललता, ठीक है ना। तो भैया जो आपको पूछा जाएगा, चाहे इसका चाहे उसका, या डायरेक्ट कभी पूछ सकता है के बी का इकाई, तो आपको मार देना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन बोला है 0.01 m ग्लूकोज विलयन की तुलना में। अगला क्वेश्चन क्या बोला भैया? अगला क्वेश्चन बोला है 0.01 m ग्लूकोज विलयन की तुलना में 0.01 m MgCl2 विलयन के हिमांक का अवनमन होगा। क्या होगा? समान यानी इक्वल, 2 गुना यानी ट्वाइस, 3 गुना या फिर 6 गुना। तो देखिए भैया क्वेश्चन क्या बोल रहा है? बोल रहा है क्या? ग्लूकोज बोले तो C6H12O6 बोला ग्लूकोज का 0.01 m सॉल्यूशन और MgCl2 का 0.01 सॉल्यूशन में, है ना, ये दोनों का अगर हम हिमांक अवनमन निकालें तो ये दोनों बराबर आएगा, या फिर ये वाला इसका 2 गुना आएगा कि 3 गुना आएगा कि 6 गुना आएगा। तो जवाब क्या होगा भैया? तो जवाब होगा ये 3 गुना आएगा। बोले कैसे? तो ऐसे क्वेश्चन का जवाब जानने के लिए भैया आपको देखना है कि ये C6H12O6 ये तो भैया आयन में टूटने वाला कंपाउंड नहीं है, ये तो टूटता नहीं है। टूटेगा कौन? जिसमें धातु और धातु रहेगा तो टूटेगा। मेटल नॉन मेटल रहेगा तो टूटेगा प्लस माइनस में। लेकिन यहां भैया मेटल नॉन मेटल तो है नहीं, यहाँ सब नॉन मेटल है तो टूटने वाला है नहीं। कार्बन नॉन मेटल, हाइड्रोजन नॉन मेटल, ऑक्सीजन नॉन मेटल, सब तो नॉन मेटलिक बना हुआ है, यानी ये तो आयन में टूटने वाला है नहीं, है ना, ये तो आयन में टूटने वाला है नहीं, यानी ये आयन में टूटने वाला नहीं है। लेकिन MgCl2, Mg मैग्नीशियम मेटल है, क्लोरीन जो है नॉन मेटल है, यानी धातु और धातु, यानी ये आयन में टूटेगा, यानी ये आयन में टूटने वाला है। तो कैसे टूटता है भैया? तो आपको बता दें, MgCl2 टूटता है Mg2 प्लस और 2 Cl माइनस, माना MgCl2 टूटता है एगो मैग्नीशियम और 2 क्लोरीन के आयन में, यानी कुल मिलाकर के ये 3 आयन में टूटता है। ये कोई आयन में टूटता है, ये कोई आयन में टूटता नहीं है, और ये 3 आयन में टूटता है। तो याद रखिए भैया मेरे, याद रखिएगा, ये जवाब देता है कुछ बता वांट ऑफ गुणांक। किससे? तो वांट ऑफ गुणांक। आपको बता दें ये 3 गुना पार्टिकल में टूटा है, ये नहीं टूटा है, ये 3 पार्टिकल में टूटा है, यानी कि ये इकलौता पार्टिकल रहेगा। ये ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल है, देख के मॉलिक्यूल रहेगा, टूटेगा नहीं। और MgCl2 जो है 3 गुना पार्टिकल में टूट जाएगा, तो इसका हिमांक अवनमन भी इससे क्या होगा? 3 गुना होगा। तो जवाब होगा भैया 3 गुना। क्या समझ में आ रहा है? अगर क्वेश्चन ऐसा पूछता कि 0.01 m ग्लूकोज विलयन की तुलना में 0.01 m
NaCl विलयन का हिमांक अवनमन कितना होगा? तो जवाब क्या देते हैं पता है? NaCl बोले तो Na प्लस Cl माइनस, यानी 2 कण में टूटा है, 2 आयन में टूटा है, तो जवाब देते हैं 2 गुना। क्या क्लियर है? तो अभी इसका जवाब क्या होगा? 3 गुना, क्योंकि MgCl2 जो है ये 3 पार्ट में टूटा है ना, जो कि वांट ऑफ गुणांक नाम का चैप्टर जो पढ़ते थे उसी का कंसेप्ट है। लेकिन जो नहीं भी पढ़ा है भैया, जो नहीं भी पढ़ा है, तो उन बच्चों को भी सवाल बनाने में तकलीफ ना हो, ठीक है ना, उसके लिए हम इसको पूरा आसान तरीके से बता दिए। अगला पॉइंट बोला है हेनरी स्थिरांक KH का मान। हेनरी स्थिरांक यानी हेनरी कांस्टेंट KH का वैल्यू ताप बढ़ाने पर बढ़ता है, यानी टेम्परेचर बढ़ाने पर इंक्रीज होता है, टेम्परेचर इंक्रीज करने पर डिक्रीज होता है KH का मान, या कांस्टेंट रहता है, या पहले इंक्रीज होता है फिर डिक्रीज होता है। क्वेश्चन बोला है कि हेनरी स्थिरांक, ध्यान दिए भैया, क्वेश्चन में क्या बोला है? क्वेश्चन में बोला है हेनरी स्थिरांक यानी हेनरी कांस्टेंट, जिसको डिनोट किया जाता है KH से। तो KH का मान टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ता है, या टेम्परेचर बढ़ाने से घटता है, या फिर कांस्टेंट रहता है, या पहले बढ़ता है फिर घटता है। तो भैया मेरे आपको बता दें कि ये जो KH है, याद रखिएगा, ये जो KH है, याद रखिएगा, ये KH जो है ये विलयता का यानी सॉल्युबिलिटी का जो है व्युत्क्रमानुपाती होता है। याद रखिए एक बात कि KH जो होता है भाई मेरे, KH यानी कि हेनरी कांस्टेंट जो होता है ये विलयता का यानी सॉल्युबिलिटी का क्या होता है भैया? सॉल्युबिलिटी का, है ना, व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, चलिए तो चलिए भैया, चलिए एक बच्चा लिख रहा है कि सर मिशन 90+ में 90+ आएगा कि नहीं? खाली ग्रुप में जुड़ने से 90+ नहीं आ जाता है, ठीक है बाबू। ये नहीं कि मिशन 90+ वाला ग्रुप में जुड़ गए तो हम 90+ ले आएंगे। मिशन 90+ में हम जितना वर्क करने आपको देंगे, अगर आप उतना फॉलो कर लोगे तो 90+ आएगा, नहीं करोगे तो नहीं आएगा। मिशन 90+ का मतलब, ध्यान दीजिए भैया, मिशन हम अपना मिशन में हम अपना मेहनत करेंगे, आप कितना मेहनत करेंगे उसके अनुसार रिजल्ट आएगा। डायरेक्टली बोल देते हैं, ये नहीं कि मिशन 90+ ग्रुप में जुड़ गए ना अब 90+ आ जाएगा मेरा, ऐसा नहीं है भाई, है ना, ऐसा नहीं है। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो ग्रुप से हट जाइए तुरंत, ठीक है ना, ग्रुप से हट जाइए तुरंत कि हम मिशन 90+ में 90+ ले आएंगे, तो ग्रुप से हट जाइए। मिशन 90+ ग्रुप में जितना जुड़ गया, अब बोलेगा कि हम मिशन 90+ में जुड़ गया ना, 90+ आ ही जाएगा, तो हट जाइए भैया ग्रुप से, पहले बोल देते हैं। ये नहीं कि मिशन 90+ ग्रुप में जुड़ गया तो 90+ आ जाएगा, है ना। मिशन 90+ ग्रुप में जुड़े तो 90+ आएगा तब जब हम उस ग्रुप में जितना करके दे रहे हैं उतना आप कर लीजिएगा तब, ठीक है ना, जितना, है ना, जितना कर लिए हैं जितना भैया, ठीक है, हाँ लिखा है। देखिए भैया आपको बताते हैं, ठीक है ना, तो ऐसा बच्चा जो कभी बोलता है कमेंट में मिशन 90+ ग्रुप में जुड़ दिया है, क्या सर सचिन 90+ आ जाएगा? बोले भैया हट जाओ तुम ग्रुप से, ठीक है ना। ये नहीं कि मिशन 90+ में जोड़ दिया तो 90+ आ जाएगा। मेरा टारगेट मिशन 90 करने के लिए जो मेहनत करवाना है हमको, वो आपको हम टारगेट दे रहे हैं, आप उसको कर लिए पूरा तो आ जाएगा, नहीं कर पाए तो नहीं आएगा। हम जो बोलेंगे क्लियर, लिखना आपको एग्जाम में, हमको नहीं। आप जितना मेहनत करोगे उसके अनुसार रिजल्ट आएगा। हाँ, मेरे मेहनत में आप कभी कभी नहीं पाइएगा। हम जिस लेवल पे मेहनत करेंगे, ठीक है ना, आप भैया कभी उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि कोई टीचर इतना मेहनत कर सकता है हम लोग के पीछे। हम उतना मेहनत करेंगे, लेकिन बाकी रिजल्ट कितना होगा वो आपकी मेहनत पर डिपेंड करेगा, सिर्फ मेरे मेहनत पे नहीं, ठीक है ना। चलिए चलिए भैया, चलिए भैया आगे बढ़ते हैं। तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन, एक दूसरा बात ऐसा बोलता है ना, गुस्सा लग जाता है। 90+ में 90+ आ जाएगा। अरे भैया 90+ में जितना 90+ ग्रुप में जो टारगेट देंगे उसको पूरा करोगे तब ना आएगा। जो करेगा एकदम आएगा उसका, जो नहीं करेगा उसका नहीं आएगा। उस ग्रुप में भैया कितना मेहनत हो रहा है, आप देख रहे हैं कितना लगातार लाइव के साथ साथ कितना लगातार टारगेट दिया जा रहा है, देख रहे हैं कितना टारगेट दिया जा रहा है उसमें रेगुलर, उसको करिएगा पूरा तो आएगा। चलिए तो क्या बोल रहा है भैया, ध्यान दीजिएगा। तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन सुनिए। तो आज का अगला क्वेश्चन क्या बोला है, हेनरी कांस्टेंट बोले तो हेनरी स्थिरांक यानी KH, हेनरी कांस्टेंट KH का मान
क्या होता है, ताप बढ़ाने पर बढ़ता है कि ताप बढ़ाने पर घटता है, क्या होता है आपको ये बताना है। तो भैया आपको बता दें, इसके लिए कोई थ्योरी याद रखिएगा कि KH जो होता है भैया, ये विलयता का यानी सॉल्युबिलिटी का सीधे क्या हो, सॉल्युबिलिटी का क्या होता है भैया, व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कि जिसका विलयता जितना ज्यादा होगा उसके लिए KH का मान उतना कम होगा, और जिसका विलयता कम होगा उसके लिए KH का मान ज्यादा होगा। जिस गैस का विलयता कम होगा उसके लिए KH ज्यादा होगा, और जिस गैस का विलयता ज्यादा होगा उसके लिए KH कम होता है। KH का मान विलयता का सीधा उल्टा होता है। और आपको पता हो भैया, ताप बढ़ाने पर गैस की विलयता क्या होती है, घटती है। कल परसों पढ़ाए हैं, है ना, कल परसों आपको पढ़ाया गया है कि ताप बढ़ाने पर गैस की विलयता क्या होती है, घटती है। टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो गैस का विलयता घटेगा, अब विलयता घटेगा तो KH का मान बढ़ेगा। मतलब टेम्परेचर बढ़ाए तो विलयता घटा, विलयता घटा, और विलयता घटा तो KH का मान बढ़ा, क्योंकि विलयता और KH उल्टा होता है। ताप बढ़ाने से विलयता घट रहा था गैस का, ताप बढ़ाए गैस का विलयता घट गया, विलयता अगर घट गया तो KH का मान क्या हुआ, बढ़ गया। यानी ताप बढ़ाए तो KH का मान क्या हुआ, बढ़ गया। यानी KH का मान ताप बढ़ाने से क्या हो जाता है, बढ़ता है। आज का चौथा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन बोला है, चौथा क्वेश्चन क्या बोला भैया, हेनरी स्थिरांक यानी KH का मान उच्च विलयता वाले गैसों के लिए अधिक होता है। उच्च विलयता यानी कि हाई सॉल्युबिलिटी वाला गैस के लिए ज्यादा होता है, क्या सही बात है। निम्न विलयता वाले गैसों के लिए अधिक होता है। तो अभी भी पढ़े भैया, अभी बताएं कि KH का मान जो है विलयता के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब विलयता कम तो KH का मान ज्यादा, तो विलयता कम तो KH का मान ज्यादा। यानी कम विलयता वाला गैस के लिए KH का जो मान है वो क्या होता है, अधिक होता है। उच्च विलयता के लिए KH का मान अधिक नहीं होता है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा, बोलिए 2 नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है भैया, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या क्या दिया है, आर्गन गैस, CO2 गैस, फॉर्मल्डिहाइड गैस और मीथेन गैस के लिए KH का मान दिया है। कितना कितना दिया है बोलिए जी। आर्गन गैस के लिए, आर्गन गैस के लिए KH का मान है 40.39। CO2 गैस के लिए KH का मान दिया है 1.67। HCHO यानी फॉर्मल्डिहाइड गैस के लिए, फॉर्मल्डिहाइड गैस के लिए आर्गन गैस के लिए दिया है 40.39, CO2 गैस के लिए दिया है 1.67, फॉर्मल्डिहाइड गैस के लिए दिया है 1.83। कितना दिया है भैया, 1.83 गुना 10 पे पावर -5 गुना 10 पे पावर -5। और कौन गैस बच गया, मीथेन। मीथेन गैस के लिए दिया है, मीथेन गैस के लिए KH का मान दिया है 0.413 है ना। मीथेन गैस के लिए KH का मान दिया है 0.413। और अब बोल रहा है क्या इसका, अब बोल रहा है इन गैसों की बढ़ती हुई विलयता का क्रम, इन गैसों का बढ़ता हुआ विलयता का क्रम, माना पहले छोटका विलयता, फिर बढ़ता हुआ विलयता, फिर बड़का विलयता, फिर बड़का, माना बढ़ता हुआ विलयता का क्रम। तो सबसे पहले सबसे कम विलयता किसका वो देखना है। तो भैया अभी बताया है कि विलयता जो है और KH जो होता है उल्टा होता है, बताया है ना अभी भी बताया कि विलयता और KH जो होता है उल्टा होता है। इसका मतलब जिसके लिए KH का मान जितना ज्यादा होगा, जिसके लिए KH का मान जितना ज्यादा होगा उसका विलयता उतना क्या होगा, कम होगा। तो KH का मान सबसे ज्यादा कौन है बोलिए, इसमें सबसे बड़ा मान कौन है भैया, सबसे बड़ा मान कौन है बोलिए। तो सबसे बड़ा मान तो ये हो गया, सबसे बड़ा मान ये हो गया 40.39। जो KH का मान जितना बड़ा विलयता उतना कम, विलयता उतना कम। तो सबसे कम विलयता हो जाएगा किसका, आर्गन का, सबसे छोटका आर्गन का। और उसके बाद किसका बोलिए जी, उसके बाद ये कैंसिल हो गया। अब देखिए इसमें सबसे बड़ा कौन, तो 1.67 0.413 कौन बड़ा है, ये बड़ा है। को बोलेगा ये बड़ा, अरे भैया -5 है वो छोटा है वो, ये बड़ा। यानी कि
इसके बाद इसका बारी, उसके बाद भैया बोलिए इसके बाद इसमें बड़ा कि इसमें बड़ा, कौन बड़ा, ये बड़ा कि ये बड़ा, तो ये बड़ा है, सबसे छोटा ये है, तो ये बड़ा, यानी कि इसके बाद किसका बारी, CH4 का बारी। और सबसे छोटा यानी सबसे कम KH का मान इसके लिए है, इसका मतलब सबसे ज्यादा विलेयता इसी का होगा, है ना, तो सबसे ज्यादा विलेयता इसी का होगा, ठीक है ना। तो ऐसा ऑर्डर कहीं है, कहां पर है बोलिए, ऐसा ऑर्डर कहां पे है, C नंबर, तो आंसर हो जाएगा C नंबर। क्या क्लियर है भैया। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6। चलिए अगला है किसी विलयन का वाष्पदाब। अभी देखिए राउल्ट का नियम यूज हुआ, अभी देखिए अभी का जो ऑब्जेक्टिव है, देखिए अभी जो ऑब्जेक्टिव दिए इसमें राउल्ट का नियम यूज हुआ। अभी जो राउल्ट का नियम पढ़ा है ना उसी यूज हो रहा है कि किसी विलयन का वाष्पदाब होता है क्या, शुद्ध विलायक से ज्यादा नहीं, शुद्ध विलायक के बराबर नहीं, शुद्ध विलायक से कम। अभी अभी याद है राउल्ट का नियम में यूज हुआ इट हो, अभी राउल्ट का नियम में यूज हुआ कि किसी विलयन का जो वाष्पदाब है शुद्ध विलायक के वाष्पदाब से क्या होता है, कम होता है। इंग्लिश में बोले तो किसी सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से क्या होता है, कम होता है। तो आंसर हो जाएगा 3 नंबर, है ना। चलिए अगला क्या है भैया, अगला क्वेश्चन है शीतल पेय पदार्थ यानी कि कोल्ड, है ना, शीतल पेय पदार्थ बोले तो कोल्ड ड्रिंक, शीतल पेय पदार्थ का मतलब होता है कोल्ड ड्रिंक। शीतल पेय पदार्थ यानी कोल्ड ड्रिंक तथा सोडा वाटर की विलेयता बढ़ाने के लिए, शीतल पेय पदार्थ यानी कि कोल्ड ड्रिंक तथा सोडा वाटर की विलेयता बढ़ाने के लिए बोतल में कौन सी गैस उच्च दाब पर बंद किया जाता है। याद करें भैया हेनरी का नियम जब पढ़ाए थे तब ये बताया गया है। हेनरी का नियम में आपको बताया गया था कि कोल्ड ड्रिंक या सोडा वाटर में जिस गैस को हाई प्रेशर पे डाला जाता है वो गैस होता है कार्बन डाइऑक्साइड। याद करिए हेनरी के नियम के समय आपको बताया गया है, हेनरी के नियम का क्लास के समय भी और क्रैश कोर्स के समय भी, क्रैश कोर्स का जो लाइव दिए उस समय भी बताया गया है, उस समय भी बताया गया है क्या कि सोडा वाटर या कोल्ड ड्रिंक में भैया कौन सा गैस भरा जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड भरा जाता है, वो भी हाई प्रेशर पे। तो आंसर क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। आंसर क्या होगा भाई आपका, कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए तो आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड। अगला है अचार बनाने के लिए कच्चे आम को नमक में कॉन्सेंट्रेट विलयन में, नमक के कॉन्सेंट्रेट विलयन यानी सांद्र विलयन, अचार बनाने के लिए कच्चे आम को, अचार बनाने के लिए, अचार खाए हैं कभी ना, अचार खाए हैं ना भैया, हाँ अचार खाए हैं, बोलेगा हम नहीं खाए हैं सर, भौजी खाती थी, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिए अचार खाए हैं, तो जब अचार खाते थे, अचार खाए होंगे तो अचार बनाते समय देखते होंगे, अचार बनाते समय कच्चा, है ना, कच्चा आम को जो है ना नमक का जो है, नमक का सांद्र विलयन में रखता है, मसाला सब भी रखता है, रखने पर यह सिकुड़ जाता है, देखते हैं सिकुड़ जाता है, क्यों। तो भैया इसका आंसर क्या है पता है ना, इसका आंसर क्या है, पढ़ाया गया है, ठीक है ना, पढ़ाया गया है क्लास में। टॉपिक का नाम था प्रासरण दाब, टॉपिक का नाम था प्रासरण दाब, प्रासरण का क्रिया, ठीक है ना। तो ये क्या होगा, तो यहाँ पर क्या होता है भैया ध्यान दीजिएगा, अचार बनाने के लिए मान लेते हैं, अचार बनाने के लिए क्या किए हैं, अचार बनाने के लिए क्या किए हैं भैया, अचार बनाने के लिए क्या किए हैं, कच्चा आम को, अचार बनाने के लिए क्या किए हैं, मान लेते हैं कच्चा आम है, मान लेते हैं कच्चा आम, कच्चा बादाम नहीं, कच्चा आम मान लेते हैं। अचार बनाने के लिए क्या किए हैं, कच्चा आम को जो है नमक का सांद्र विलयन, मतलब पानी में पूरा खतरनाक एकदम नमक घोल करके नमक के सांद्र विलयन में, है ना, आम को डाल दिए। डालने के बाद क्या होता है भैया, डालने के बाद क्या होता है, तो बताइए सांद्रता ज्यादा किसका था, बोलिए आम का, आम है ना, कच्चा आम जो बोला उसका सांद्रता ज्यादा है कि ये नमक का जो विलयन उसका सांद्रता ज्यादा है। तो साफ साफ तो बोल दिया है सांद्र विलयन, नमक का सांद्र विलयन, इसका पूरा सांद्रता वाला विलयन। तो इसका सांद्रता जब ज्यादा होगा तो आपको पढ़ाया गया है कि प्रासरण के क्रिया में क्या होता है पता है, प्रासरण की क्रिया में, है ना, क्या होता है, निम्न सांद्रता से मॉलिक्यूल्स उच्च सांद्रता की ओर आ जाता है। इसका मतलब ये जो कच्चा आम के अंदर जो पानी का मॉलिक्यूल है उसको टान लेगा कौन,
सांद्र नमक वाला, सांद्र नमक का जो सांद्र विलयन है ना, नमक का जो सांद्र विलयन है उसकी और आम का जो पानी का मॉलिक्यूल है वो चला आएगा, यानी कि ये नमक का सांद्र विलयन इसका पानी का मॉलिक्यूल को सोख लेगा, वो सिकुड़ जाएगा। इस प्रक्रिया को बोलते थे, याद है क्या, परासरण। परासरण में मॉलिक्यूल्स जो है निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर जाता था। यही अगर किशमिश डालते थे तो किशमिश के अंदर पानी घुस जाता था, क्योंकि पानी का सांद्रता क्या था, बोलिए, पानी का सांद्रता कम था और किशमिश के अंदर का जो तरल है उसका सांद्रता ज्यादा था, तो निम्न सांद्रता वाला गया उच्च सांद्रता में। लेकिन यहां पर बोल रहा है क्या कि कच्चा आम को रखा है नमक का एकदम सांद्र विलयन में, तो नमक का एकदम सांद्र विलयन है, यानी इस विलयन का सांद्रता बहुत ज्यादा है, उसमें कच्चा आम डाल दिया तो इसका सांद्रता ज्यादा है, तो है ना, तो अंदर का भैया, अंदर का जो पानी है वो ज्यादा सांद्रता की ओर आ जाएगा, तो वो सूख जाएगा, है ना, सिकुड़ जाएगा। यानी कि परासरण के द्वारा यह जल, है ना, यह जल क्या करता है, बोलिए, परासरण के द्वारा यह जल क्या करता है, परासरण के द्वारा यह जल को क्या करता है, ग्रहण करता है। हो गया, चलिए, परासरण के द्वारा यह जल ग्रहण करता है, नहीं, जल को खो देता है। कौन, कच्चा आम। कच्चा आम जो है परासरण के द्वारा जल को क्या करता है, खो देता है। तो ये हो जाएगा कि परासरण के द्वारा जल को क्या कर दे रहा है, खो दे रहा है। चलिए, नमा नंबर है, दिए गए ताप पर एक शांत विलयन के परासरण की तुलना, दिए गए ताप पर एक शांत विलयन, शांत तो नहीं होगा, सांद्र होगा, दिए गए ताप पर एक सांद्र विलयन के परासरण दाब की तुलना में तनु विलयन का परासरण, यहां सांद्र होगा, सांद्र कर लीजिएगा, ठीक है, शांत नहीं होगा, सांद्र होगा, ठीक है, यहां पर सांद्र कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए, यहां पर आप सांद्र कर लीजिएगा, ठीक है भैया। आप लोग का अगर बुकलेट में सांद्र लिखा होगा, सांद्र कर लीजिएगा, और उसमें ऑलरेडी सांद्र है तो बढ़िया बात है। तो बोल रहा है दिए गए ताप पर, अगर ताप को कांस्टेंट रख दिया है, ध्यान दीजिए, ताप को कांस्टेंट कर दिया है, दिए गए ताप पर ताप को कांस्टेंट रख लिया है, ताप को कांस्टेंट रख लिया है, बोल रहा है क्या कि सांद्र विलयन का परासरण दाब की तुलना में, सांद्र विलयन का परासरण दाब की तुलना में तनु विलयन का परासरण दाब उच्च होता है कि निम्न होता है या फिर बराबर होता है ना, या फिर तनु विलयन के परासरण दाब से नहीं की जा सकती तुलना। मतलब क्वेश्चन का कहना ये है, ये में जो है ना क्वेश्चन में रहता ज्यादा अच्छा लगता, ठीक है ना। मतलब क्वेश्चन का कहने का मतलब ये है, ये क्वेश्चन कहना ये चाहता है, ये क्वेश्चन ये कहना चाहता है कि सांद्र विलयन का परासरण दाब और तनु विलयन का परासरण दाब में किसका परासरण दाब ज्यादा होगा। तो भैया आपको पढ़ाया गया है परासरण दाब को प्रभावित करने वाला कारक, जिसमें बताया गया है कि परासरण दाब जो है सांद्रता के सीधे समानुपाती होता है। आपको बताया गया है परासरण दाब सांद्रता के सीधे क्या होता है, समानुपाती होता है, यानी कि विलयन का सांद्रता जितना ज्यादा होगा, विलयन का सांद्रता यानी कंसंट्रेशन जितना ज्यादा होगा, परासरण दाब उतना ही ज्यादा होगा। यानी सांद्र विलयन का परासरण दाब जो है हमेशा ज्यादा होता है तनु वाले से। तो सांद्र विलयन का परासरण दाब तनु विलयन की तुलना में, है ना, सांद्र विलयन के परासरण दाब की तुलना में तनु वाला का परासरण दाब क्या होता है, कम होता है। सांद्र की तुलना में तनु का परासरण दाब क्या होता है, कम होता है। क्वेश्चन में वहां लिख दीजिएगा, तब थोड़ा अच्छा लगेगा, नहीं तो ऐसे कंफ्यूजन बढ़ जाएगा। याद रखिएगा, क्वेश्चन का कहने का मतलब यह है कि सांद्र विलयन का परासरण दाब ज्यादा होता है कि तनु का, है ना, तो सांद्र का परासरण दाब ज्यादा होता है, तनु का परासरण दाब कम होता है। क्लियर है। चलिए, अब क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 भैया अभी आपको बताया गया है ना, क्वेश्चन नंबर 10 भैया अभी आपको बताया गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है भैया, लिखा KCl, L छोटी होगा, टाइपिंग में थोड़ा बहुत मिस्टेक होगा ही होगा, है ना, तो आपको हम क्लासों में बात बोलबो करते हैं, टाइपिंग करना भैया छोटा मोटा काम नहीं होता है, ठीक है ना। KCl, NaCl और K2SO4 के वान ठॉप गुणांक के मान क्रमशः क्या है। तो KCl कितना पार्ट में टूटता है, बोलिए जी, कितना पार्ट में टूटता है। KCl बोले तो, है ना, KCl बोले तो K प्लस और Cl माइनस, तो K प्लस और Cl माइनस तो दो पार्ट में टूटेगा, एक और एक, दो पार्ट में टूटेगा KCl, यानी KCl का वान ठॉप गुणांक 2 होगा।
NaCl का वन ऑफ गुणांक Na प्लस Cl माइनस 2 पार्ट में टूटेगा। NaCl टूटता है आपका Na प्लस और Cl माइनस 2 पार्ट में, यानी कि इसका वन ऑफ गुणांक भी 2 होगा, है ना। इसका वन ऑफ गुणांक का मान भी 2 होगा। और K2SO4 कितना पार्ट में टूटता है भैया, तो K2SO4 टूटता है 2 ठो K प्लस और SO4 2 माइनस। K2SO4 टूटता है 2 ठो K प्लस और SO4 2 माइनस में, यानी 2 ठो K प्लस आयन और 1 ठो SO4 2 माइनस, यानी कि कुल मिला के 2 ठो पोटेशियम और 1 सल्फेट, यानी कुल मिला के 3 पार्ट में टूटता है। यानी इसके लिए वन ऑफ गुणांक का मान 3 होगा। तो इसका वन ऑफ गुणांक का मान 2 2 और 3, 2 2 और 3। तो आंसर हो जाएगा इसका बी नंबर। चलिए भैया, अब आपकी कहानी हो गई खत्म। तो आज का सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव का टारगेट हो गया खत्म।